हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी मटेरियल में। आज हम देखेंगे राजस्थानी मुगल शैली और कला के कुछ विविध प्रश्नों को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये मैं रेखा चित्र के माध्यम से आपको इस जो टॉपिक को है कवर करवाने की कोशिश करूँगी कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, उन्हें हम इस वीडियो में देखेंगे। मैं आशा करती हूँ आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहेगा। चलिए, जो हमारी राजस्थानी शैली है वो जैन धर्म का, जो जैन शैली है उसका एक सुधरा हुआ रूप है। क्या है? एक सुधरा हुआ रूप कहा जाता है, या कह सकते हैं विशुद्ध भारतीय शैली है। क्या कह सकते हैं? विशुद्ध भारतीय शैली। जो हमारी शैली होती है उसमें जो होता है परंपरागत कार्य होता है, रीति है, स्टाइल है और कलम है। इसी को क्या कहा जाता है? हमारी शैली कहा जाता है। अजंता शैली जो थी हमारी, तो वो हमारी एक शुद्ध रूप थी। जो जैन है वो एक अशुद्ध थी, और जैन ही हमारी राजस्थानी की तरफ आई है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? एक विशुद्ध रूप हो जाएगा। मतलब शुद्ध से अशुद्ध हुई और अशुद्ध से फिर ये शुद्ध हो रही है। कहने का मतलब है कि यहाँ पे जो हमारी पेंटिंग्स बनाई जा रही थी, यहाँ बहुत बेहतरीन तरीके की बनाई जा रही थी। जैन में थोड़ा सा उसमें जो क्वालिटी कंटेंट था वो थोड़ा सा कम हुआ है, और यहाँ पे जो क्वालिटी कंटेंट है हमारे राजस्थानी में ये उससे भी अधिक अच्छा दिखने लगा है। तो यहाँ पर ये शुद्ध से अशुद्ध और विशुद्ध से ये तात्पर्य यहाँ का हो जाता है। तो नेक्स्ट हमारा है जो राजस्थानी शैली कब की थी, किस काल की थी? तो राजस्थानी शैली जो थी 1550 से लेकर 900 ईस्वी तक की थी। अगर शताब्दी में पूछता है तो 16वीं से लेकर 19वीं शताब्दी तक हो जाती है। और अगर हमसे पूछा जाता है कि इसमें स्वर्ण काल क्या है, तो 17वीं से लेकर 18वीं तक का ये हमारा स्वर्ण काल माना जाता है। ये अकॉर्डिंग टू कालखंड वाला की है। तो कालखंड वाला के अनुसार पूछा जाए कि राजस्थानी का जो स्वर्ण काल है वो कौन सा हो जाता है, तो राजस्थानी का जो स्वर्ण काल है वो 18वीं शताब्दी हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है स्वतंत्रता से पूर्व राजस्थान को क्या कहा जाता था और स्वतंत्रता के बाद राजस्थान को क्या कहा जाता था। तो स्वतंत्रता से पूर्व जो राजस्थान था उसे राजपूत स्टेट कहा जाता था, जिसे राजपूताना मतलब राजा लोग जो रहते थे वहाँ उन्हें राजपूत कहा जाता था, तो इसको राजपूताना कहा जाता था। जो 1800 में जॉर्ज थॉमस ने सर्वप्रथम जो अपनी एक राजस्थानी जो राजपूत है, राजस्थान को राजपूत स्टेट को राजपूताना कहा था। तो राजपूताना सबसे पहले किसने कहा था? तो जॉर्ज थॉमस ने इसे सबसे पहले कहा था। स्वतंत्रता के बाद की अगर हम बात करें तो इसे राजस्थान कहा जाता था। राजस्थान से ये राजस्थान में बदल गया। और जो कर्नल टाड थे, कर्नल टाड ने सन 1829 ईस्वी में सर्वप्रथम राजस्थान का इतिहास लिखा था। किसका लिखा था? राजस्थान का सर्वप्रथम इतिहास किसने लिखा था? क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि राजस्थान का इतिहास सर्वप्रथम किसने लिखा था? तो कर्नल टाड ने लिखा था। और राजस्थान के पितामह कौन कहलाए हैं? तो कर्नल टाड ही कहलाए हैं। और जब इन्होंने जो इतिहास लिखा था, यहाँ इनकी जो हेल्प की थी तो वो राजा थे मानसिंह। राजा मानसिंह के सहयोग से इन्होंने वो क्या कहते हैं, इतिहास लिखा था। और एक यहाँ से एक क्वेश्चन हमारा बनता है कि सर्व अधिक पिछवाई चित्रकारी कहाँ पर हुई थी? तो मानसिंह के समय में हुई थी। ये आगे मैं इसकी स्टोरी क्लियर करूँगी। इनकी जो बुक रही है, कालखंड वाला की जो बुक है वो पूछी जाती है, कौन सी है? एनाल्स एंड एंटिविटीज़ ऑफ राजस्थान। यहाँ पर ये ओ नहीं ऑफ है, ये ऑफ राजस्थान है। ठीक है, नेक्स्ट है इसका नाम जो है, जो राजस्थानी शैली का नाम किस किस नाम से इसे जाना जाता है? एक तो विशुद्ध भारतीय शैली हो गई, अभी मैंने समझाया। इसको हिंदू शैली भी कहा जाता है, श्रृंगारी शैली भी कह सकते हैं इसको, और राजपूत शैली के नाम से भी ये जानी जाती है। अब पूर्व पीठ का क्या है इसकी, मतलब ये कहाँ से आई हुई है? तो जैन से आई है। जैन अभ्रंश शैली एक ही बात हो जाती है। तो ये जो थी गुजरात में सबसे ज़्यादा थी। गुजरात से ये मेवाड़ से ये राजस्थान में आती है। ठीक है, तो राजस्थान में जैन शैली के कलाकारों के द्वारा कार्य प्रारंभ किया गया था। एक तो प्रारंभिक कला थी, एक थी कालांतर। तो प्रारंभिक कला में तो जो विषय था इनका जैन था, तो स्टार्टिंग से जैन से ही आई थी, तो विषय भी इनका जैन ही होगा। फिर विशेषता इसकी जैन शैली की क्या थी? तो जैन शैली में जो ये बनाते थे चित्र, वो सवा चश्म के बनाते थे। और कैसे बनाते थे? परली आँख के बनाया करते थे। कौन कौन से बनाते थे? एक सवा चश्म और परली आँख की विशेषता थी। किसकी विशेषता थी? जब प्रारंभिक कला जैन शैली जब राजस्थान में आई है तो तब की ये बता रहे हैं कि ये वहाँ की विशेषता रही है। नेक्स्ट आ जाते हैं, जब काफ़ी दिन बीत जाते हैं तो उसके बाद क्या होता है? तो जो काफ़ी दिन बीत जाते हैं तब की जो हमारी आर्ट रही है, वहाँ की जो राजस्थान की कला रही है, वहाँ का विषय जो रहा वो वैष्णव धर्म रहा है। और यहाँ पर जो और प्रमुख विषय रहा है, ये राधा कृष्ण लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? ये राधा कृष्ण, थोड़ा सा ये मैं धा बना देती हूँ। ठीक है, ये राधा कृष्ण है। तो इनका जो विषय रहा है कालांतर में वैष्णव धर्म हो गया, तो और राधा कृष्ण की ज़्यादा इनके चित्र बनने लगे। तो विशेषता यहाँ पर क्या थी? एक तो इसमें एक चश्म चेहरे बनाए जाने लगे थे। पहले कौन से थे? सवा चश्म और परली आँख। अब यहाँ पे जो कालांतर के बाद देखते हैं तो हमें एक चश्म के चेहरे मिलते हैं। अलंकरण की प्रधानता हो गई थी, और हमारी प्रधानता किसकी थी? श्रृंगार की प्रधानता हो गई थी। नेक्स्ट है हमारा, आनंद कुमार स्वामी ने उत्तर भारत में राजपूतों द्वारा बनाए गए चित्र
चित्रों को एकत्रित किया और उनकी तुलना की है। उत्तर भारत में जो राजपूत के द्वारा चित्र बनाए गए थे तो वो उन्होंने कलेक्ट किए। कलेक्ट करने के बाद इलाहाबाद में इन्होंने प्रदर्शित किया और वैज्ञानिक अध्ययन किया और उन्होंने देखा कि ये चित्र किस किस शैली से संबंधित है। और नेक्स्ट इन्होंने उसमें जो जितने भी चित्र देखे हैं उन्होंने, उसके बाद इन्होंने कुछ चित्र अपने राजपूत पेंटिंग में प्रकाशित किया। ये इनकी एक बुक थी। तो हमसे पूछा जाता है राजपूत पेंटिंग जो बुक थी वो किसकी थी, तो हमें याद रखना है किसकी थी, आनंद कुमार स्वामी की। तो राजपूत पेंटिंग किसकी थी बुक, राजपूत पेंटिंग जो बुक रही है वो किसकी रही है, आनंद कुमार स्वामी की रही है। नेक्स्ट आ जाती है राजपूत जो शैली है हमारी, राजपूत शैली दो भागों में बटी हुई, एक राजस्थानी और एक हो जाती है हमारी पहाड़ी। तो राजस्थानी में अब हम चलते हैं, बात करते हैं राजस्थानी में। इसमें जो चित्र हमें देखने को मिलते हैं वो लघु, मध्यम और दीर्घ। कितने चित्र मिलते हैं देखने में, लघु, मध्यम और दीर्घ बनाए जाते थे। दीर्घ हवेलियों में बनाए जाते, लघु जैसे पटचित्रण हो गया, कागज चित्रण हो गया, और मीडियम साइज के चित्र बनाए जाते थे। अगर पूछा जाए कि यहाँ पर प्रधानता किन चित्रों की मिलती है तो हमें याद रखना है कि लघु चित्रों की यहाँ पर प्रधानता मिलती है राजस्थानी शैली में। लघु चित्रण का मतलब होता है मिनिएचर शैली, और ये चित्र इसमें अत्यधिक बनाए जाते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है। तो यहाँ हम बात कर रहे थे विशेषता की। नेक्स्ट हमारी इसकी जो विशेषता हो जाती है रेखाएं। रेखाओं का अंकन यहाँ पर कैसा मिलता है, बारीक रेखाओं का अंकन था, और रंग जो थे यहाँ पर चटक थे, अपारदर्शी और टेम्परा थे। चश्म की बात करें तो राजस्थानी शैली में, ये सभी की सभी राजस्थानी शैली की बात चल रही है। राजस्थानी जो शैली है हमारी चश्म थी, एक चश्म थी। मानव आकृतियाँ यहाँ पर देखते हैं तो काव्यात्मक और भावात्मक दिखती है। प्राकृतिक चित्रण यहाँ पर अलंकृत था। सर्व अधिक चित्र पूछे जाते हैं तो किसके मिलते हैं, हमें पशुओं के मिलते हैं, क्योंकि राधा कृष्ण की प्रधानता थी, श्रृंगारिक थी। तो जब राधा कृष्ण से तो वहाँ से जो कृष्ण थे हमेशा हमें गाय के साथ दिखाए जाते हैं। तो इस तरीके से आप याद रखना कि ये जो चित्र है इसमें गाय ज़्यादा दिखाई देती है और कृष्ण जी की मोर पंखी लगाते हैं, तो यहाँ पर हमारा मोर भी हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएंगे पशु और पंछी का मोर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आ जाता है विषय। विषय जो हमारी है ये वैष्णव धर्म से संबंधित है। वैष्णव धर्म मतलब राधा कृष्ण से संबंधित है। नायिका भेद यहाँ पर वात्सायन कामसूत्र में वर्णन किया गया है। तो नायिका भेद का वर्णन पूछा जाता है, कितने प्रकार का वर्णन है, 3 प्रकार का, स्वकीया, परकीया और सामान्य। स्वकीया जो होती है जो स्वयं से प्रेम करना, ये कह सकते हैं पति से प्लस प्रेमी से, मतलब कहने का पति और प्रेमी एक ही होगा उसका, ये भी एक व्याख्या की जाती है। और एक व्याख्या ये होती है कि स्वकीया का मतलब होता है खुद से प्रेम करना। तो जो सर्वाधिक खुद से प्रेम करता है तो वो हमारी स्वकीया नारी कहलाती है। दूसरी इसकी व्याख्या होती है परकीया। परकीया का मतलब होता है कि दूसरों से प्रेम करना, दूसरों से प्रेम करना, वो हमारी परकीया कहलाती है। इसमें एक और व्याख्या होती है पति प्लस प्रेमी दोनों से प्रेम करना, और दोनों ही इसके अलग होते हैं। यहाँ पर जो पति और प्रेमी एक ही था ये स्वकीया थी, और यहाँ पे परकीया की बात आती है तो यहाँ पर प्रेमी और पति दोनों अलग अलग हैं, उन दोनों से प्रेम करना, ये हमारी प्रक्रिया कहलाती है। सामान्य स्त्री जो है सभी से प्रेम करते हैं, सभी उसके लिए इक्वल है, तो सभी से प्रेम करती है। एक तात्पर्य इनका होता है कि ये सभी से ही प्रेम करती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इनकी दो व्याख्याएं हमें देखने को मिलती हैं। तो कितने प्रकार का नायिका भेद हमें देखने को मिला है, 3 प्रकार का नायिका भेद। 12 मासा में क्या वर्णन किया गया है, 12 मासा में वर्णन किया है 12 महीनों के काल का वर्णन किया है। किसका वर्णन किया गया है, 12 महीनों के काल का वर्णन किया गया है। रागमाला क्या है, संगीत से संबंधित ग्रंथ बनाए गए हैं। यहाँ पर रागमाला किससे संबंधित है, संगीत से ग्रंथ है। यहाँ पर राग है और रागणियाँ। पूछा जाता है कि हमारी राग कितनी है, तो 6 है। रागणियाँ हमारी कितनी है, 36 है। रागणियाँ कितनी है हमारी, 36, और राग कितने हैं, 6। नेक्स्ट आ जाते हैं राजस्थानी शैली का नामकरण। अब जो राजस्थानी शैली का ये नामकरण है वो किसने क्या कहा था राजस्थानी शैली के बारे में, तो जो राजस्थानी शैली है, राजस्थानी शैली रायकृष्ण दास ने नाम दिया था। किसने दिया था, राजस्थानी शैली रायकृष्ण दास ने नाम दिया था। और राजपूत शैली किसने कहा था, राजपूत शैली कहा था आनंद कुमार ने। विशुद्ध भारतीय शैली किसने कहा है, लॉरेंस विलियम ने। और हिंदू शैली किसने कहा है, NC मेहता ने। प्रांतीय शैली जद्दूनाथ सरकार के द्वारा कहा गया है। मध्य देशीय शैली अगर आपसे पूछा जाता है किसके द्वारा बोला गया है, तो वो है आर्चर मेहता। श्रृंगारी शैली किसके द्वारा कहा गया है, किशनगढ़ में बनी बनी ठनी में दिखाई देती है। देखो जो श्रृंगारी शैली है यहाँ पर आपने देखा होगा किशनगढ़ में जो बनी ढनी है राधा जी की पेंटिंग कही जाती है। नागरीदास भी हैं यहाँ के जिनकी ये प्रेमिका रही हैं। तो ठीक है, तो ये पेंटिंग जो श्रृंगारी हमें दिखाई देता है वो किस में दिखाई देता है, किशनगढ़ की बनी ठनी पेंटिंग में हमें ये दिखाई देती है। नेक्स्ट है हमारी राजस्थानी चित्रकला शैली का भाग। अब हमें भाग देखनी है, कौन कौन से भाग हैं यहाँ पर। जो मेवाड़ है, मेवाड़ में क्या है, यहाँ पर सशोदिया राजपूत राज करते थे। तो कौन कौन से इसकी उप शैलियाँ हो जाती हैं मेवाड़ की, ये तो मेन हो गई। ठीक है, और जो ये मेन हो गई तो यहाँ पे जो क्या कहते हैं जो इसकी उप शैलियाँ हो गई वो है देवगढ़, उदयपुर, नाथद्वारा और चावंड। कौन कौन सी होगी, देवगढ़, नाथद्वारा और चावंड। नेक्स्ट आ जाते हैं, देखिए यहाँ पर जो लिखा है राजस्थानी चित्रकला की जन्मभूमि अजंता की परंपरा को वैष्णव धर्म से आगे बढ़ाया गया है।
ठीक है। यहाँ की शुरुआत जो हुई है वो 15वीं शताब्दी से हुई, स्वर्णकाल इसका 16वीं शताब्दी माना जाता है। स्थापना जो है इसकी 728 में बप्पा रावल ने मेवाड़ की स्थापना की है। किसने की है? बप्पा रावल ने की है। ठीक है। और नेक्स्ट इसका जो मेव और मेर जाति के लोगों के नाम पर इसका मेवाड़ पड़ा था। जब राजा युद्ध करने के लिए जा रहे थे तो युद्ध में जो हेल्प की थी इन्होंने, वो हेल्प करने वाले जो सैनिक थे वो उनके गांववासी कह सकते हैं, वो मेव और मेर जाति के थे। मेर और मेव जाति की जो जातियां थी उन्हीं के नाम पर इन्होंने क्या रखा था? मेवाड़ नाम रखा था। तो ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्लियर। और जो चावंड है ये चावंड रागमाला है, और एक हमारी होती है चुनार रागमाला। ये आगे हमें डिटेल में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है हमारे मारवाड़। मारवाड़ जो है ये है मारवाड़ राठौर, मारवाड़ जो है हमारे राजा, यहाँ पर राठौरों का राज था। तो यहाँ की जो उप शैलियाँ हैं वो है अजमेर, जोधपुर, नागपुर, बीकानेर, किशनगढ़ और जैसलमेर। कौन कौन सी हैं? अजमेर, जोधपुर, नागपुर, बीकानेर, किशनगढ़ और जैसलमेर। हड़ौती में कौन आ जाते हैं? यहाँ पर चौहानों का राज था, और जो हाड़ा राजपूत थे उनका राज था। ठीक है, तो हाड़ा राजाओं का राज था और चौहानों का राज था। तो यहाँ की जो उपशैलियाँ थी वो थी कोटा, बूंदी और झालावाड़। अगर हमसे इनसे पूछ लिया जाता है कि सबसे ज़्यादा यहाँ पर कौन है, यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा प्रभाव है वो किसका प्रभाव है? तो यहाँ पर जो प्रभाव देखने को मिलता है यहाँ जोधपुर का मिलता है, और यहाँ पर हमें बूंदी का मिलता है, और ये है हमारा ढूंढार का। ढूंढार में क्या है? यहाँ पर जयपुर का प्रभाव देखने को मिलता है। किसका मिलता है? जयपुर का प्रभाव देखने को मिलता है। ये मैंने कहा आपसे जयपुर का प्रभाव देखने को मिलता है। 1 सेकेंड, यहाँ मैं कहना चाह रही हूँ कि जो हड़ौती है, यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा हमारे जो चित्र फेमस हुए हैं वो है बूंदी के, तो प्रभाव इसमें बूंदी का हो गया। ठीक है, वैसे कोटा में भी बने हुए हैं, झालावाड़ में भी चित्र बने हुए हैं, लेकिन सबसे अधिक जो हमें मिल रहे हैं वो बूंदी में मिल रहे हैं। ठीक है, अच्छे चित्र। तो यहाँ पर जो मेन मानी जाएगी वो बूंदी मानी जाएगी, ढूंढार में जो मेन मानी जाएगी वो जयपुर मानी जाएगी। तो मेरे प्रभाव का तात्पर्य ये है कि जो जयपुर में चित्र बन रहे हैं सर्वाधिक अच्छे, और यहाँ की जो कला रही है इस समय में ज़्यादा उत्कृष्ट काल पर पहुँची है। तो इस तरीके से हमारा ये यहाँ पर जयपुर है। नेक्स्ट है हमारे प्राचीनतम ग्रंथ कौन कौन से हैं? प्राचीनतम ग्रंथ है ऐतिहासिक अल्निया गुफा में जो हम प्राप्त हो, जो अल्निया गुफा है इसे सीता मांडना की गुफा के नाम से भी जाना जाता है। ये एक ऐतिहासिक गुफा है, 7वीं शताब्दी में बनी है। जो 7वीं शताब्दी में जो है तिब्बती इतिहासकार तारा लामा नाथ ने जो मेरू प्रदेश भूमि है जिसे मरुस्थल भी कहा जा रहा है, और यही मरुस्थल हमारी वो राजस्थान का आ जाता है, तो ये उन्होंने अपने बुक में वर्णन किया है। तो इसके जो कुछ छोटे से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जब कभी पूछ लिए जाते हैं, तो ये जो है क्या कहते हैं 1060 में औध निर्वृत्तिक युक्ति जो ग्रंथ लिखा गया था, जो ग्रंथ रचा गया है। ठीक है, ये एक ग्रंथ है यहाँ का, और ये इसका जो संग्रहालय है वो जिन दत्त संग्रहालय जैसलमेर में रखा हुआ है। चित्रकार इसके हैं आलेखकार पाटिल। और 1160 में लिखा गया है दशवैकालिक सूत्र चूर्णी, ये भी एक ग्रंथ है, ये भी ठीक है इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट आ जाता है जो 1260 में श्रवण प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी है, और ये 1423 में सुपासना चरितम। कौन सा है? सुपासना चरितम। तो ज़्यादा से इम्पॉर्टेंट ये हो जाता है जो 1423 में हमारा रचित है, कौन सा? सुपासना चरितम। श्रृंगधर नामक चित्रकार की मुलाकात हुई थी। जो श्रृंगधर नामक चित्रकार से मुलाकात की थी, किन्होंने की थी? तारा लामा नाथ ने जो मुलाकात की थी, और ये राजा शील के संरक्षण में वर्क करते। तो ये एक अच्छे चित्रकार थे। कौन? श्रृंगधर नामक चित्रकार। यहाँ से इन्हें काफ़ी जानकारी मिली थी, जिन्होंने और तारा लामा नाथ ने इनसे काफ़ी कुछ वार्तालाप से जो इन्हें अच्छा लगा, और इनकी जो पेंटिंग देखी उसे देख के इन्होंने इतिहास को समझा, और काफ़ी चीज़ें अपने इतिहास में इन्होंने नोट डाउन की हैं। नेक्स्ट है जो हमारी नाथद्वार शैली है। नाथद्वार शैली ये मेवाड़ की उपशैली है, और इसका काल कब से कब तक रहा है? 17 से लेकर 18वीं सदी तक रहा है। ये श्रीनाथ मंदिर वृंदावन ब्रज क्षेत्र गोवर्धन पर स्थित है। जो श्रीनाथ मंदिर है हमारा वो कहाँ पर स्थित है? जो फेमस है वृंदावन ब्रज क्षेत्र गोवर्धन पर स्थित है। नाथद्वारा शैली में मुख्य विशेषता ये है कि यहाँ पर जो श्रीनाथ जी का मंदिर बनवाया गया था, इसकी एक स्टोरी पड़ जाती है पूरी की पूरी। जैसे एक जब औरंगजेब का काल था, तो औरंगजेब कला प्रिय नहीं था। इन्होंने स्थापत्य का काफ़ी वो किया है, नाश किया, चित्रकला का भी नाश कह सकते हैं। तो ये जो औरंगजेब राजा थे, तो औरंगजेब राजा ने जब आक्रमण करना शुरू किया था मंदिरों पर, तो काफ़ी मंदिर इन्होंने तुड़वा दिए थे। तो इन्होंने मंदिर तुड़वाए, तो ये तोड़ते तोड़ते जब पहुँचे हैं वृंदावन की तरफ, तो वृंदावन की तरफ जो वहाँ के पुजारी थे, तो पुजारियों ने सोचा कि यहाँ से भी ये
मंदिर हटा दिया जाएगा, तो उन्होंने वहाँ से जो कृष्ण जी की मूर्ति थी वहाँ से वो नाथ जी की मूर्ति लेकर राजस्थान की तरफ निकल गए। तो राजाओं से इन्होंने संरक्षण मांगा, जहाँ उन्होंने राजा ने इन्हें संरक्षण दिया है और अपनी इनकी मूर्ति को स्थापित किया है। ठीक है, तो स्थापित करने के बाद स्थापित करने के बाद उनकी पूजा अर्चना का ख्याल रखा गया है। यहाँ के जो राजा थे जिन्होंने इन्हें संरक्षण दिया है वो राजा राज सिंह थे, और इन्होंने जो पूजा अर्चना का जो विधान था वो उन्होंने यहाँ पर पूछा और वहाँ उन्होंने शुरू करवाया है। ठीक है, तो यहाँ पर जो पूजा का विधान था, तो पिछवई जो चित्रकारी थी यहाँ की फेमस थी। तो जो पूजा की जाती थी श्रीनाथ जी की, तो वहाँ के जो पीछे पट लगाए जाते हैं, जो चित्र लगाए जाते थे या पर्दा कह सकते हैं, जो लगाया जाता था पीछे, उसी को कहा जाता था पिछवई। वो हमेशा 8 बार बदलना पड़ता था, हर नए थे और इनके वस्त्र भी 8 ही बार बदलने पड़ते थे, 8 बार इनकी पूजा होती थी। तो इस तरीके से यहाँ की जो कला थी ना, वो पिछवई यहाँ का फेमस हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर पिछवई कला का विकास हुआ है। और जो पिछवई बनाने वाले थे वो चित्रकार, वो कहाँ से लाए गए थे? वृंदावन से लाए गए थे। चलिए आगे देखते हैं। जो पिछवई विकास हुआ है कपड़े पर हुआ है। कागज़ पर भी पिछवई बनाई जाने लगी थी, लेकिन कपड़े पर सर्वाधिक देखने को मिलती है। श्रीनाथ जी की मूर्ति के पीछे लगाए जाते हैं। राजकीय चित्रकार ब्रज से आए थे। कहाँ से आए थे? ब्रज से आए थे, वृंदावन ब्रज से आए थे। ठीक है, और इनका ये मुख्य कार्य ही था। पिछवाई का आरंभ व्यापार के रूप में भी होने लगा था। फिर उसके बाद जो भी श्रद्धालु आते, जैसे आज हम लोग भी जाते हैं और जाते हैं कहीं ना कहीं से फोटो या कुछ ना कुछ लेके आते हैं, इसी तरीके से इन्होंने जैसे ही भगवान जी के द्वार खुलते तो इन्होंने पिछवाई चित्रित करने लगे, और जैसे ही वो दर्शन करने के लिए लोग आते थे तो वहाँ इन्होंने बेचना भी शुरू कर दिया। तो इस तरीके से ये पिछवाई का व्यापार भी यहाँ पर शुरू हो जाता है। अब इनके प्रमुख चित्रकार देख लेते हैं। प्रमुख चित्रकार जो है, जो पुरुष हैं, पुरुष में चित्रकार कौन कौन से हैं? नारायण, चतुर्भुज, रामलिंगी, देव कृष्ण, हरदेव, भगवान, उदयराम और घासीराम। ये इनके प्रमुख पुरुष चित्रकार हैं। कौन कौन से? ये पुरुष चित्रकार हैं, और ये इनकी महिलाएं चित्रकार हैं। महिला कौन सी है? कमला और इलायची। महिला कौन कौन सी है? 2 कमला और इलायची मिलती है, और हमें मुगल काल में भी 3 बानो नाम की महिलाएं देखने को मिलती है। तो महिला चित्रकार हमें अच्छे से याद रखना है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर ये चित्रकार आपको याद हो जाने चाहिए। नारायण, चतुर्भुज, रामलिंगी, देवकृष्ण, हरदेव, भगवान, उदयराम, घासीराम। ठीक है, और महिला कौन है? कमला और इलायची। केले के वृक्ष का सर्वाधिक अंकन मिलता है, तो हम देख सकते हैं नाथ जी के पीछे जो है, अभी भी हम जब भी कोई फोटो लेते हैं तो वहाँ पर जो केले के हैं 2 दिखाए जाते हैं वृक्ष, तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे हम। तो केले के वृक्ष का सर्वाधिक अंकन मिलता है। यहाँ पीला प्लस हरा रंग यूज हुआ है। सर्वाधिक पिछवाई चित्रण जोधपुर के राजा मानसिंह के समय में हुआ है। तो किसके समय में हुआ है? सर्वाधिक पिछवाई चित्रण जो हुआ है वो मानसिंह के समय में। वो संरक्षण किसने दिया था? तो राजा राज सिंह जी ने दिया था। ठीक है, मेवाड़ शैली कौन है? ये सिसोदिया राजपूत, यहाँ पर क्या कहते थे? सिसोदिया राजपूतों का राज था यहाँ पर। अब आ जाते हैं मेवाड़ शैली की देवगढ़ शैली। ये देवगढ़ शैली जो है, इसकी स्थापना हुई थी सन 1680 ईस्वी में। द्वारकादास चूर्णाव्रत ने की थी। किसने की थी? द्वारकादास चूर्णाव्रत ने की थी। खोज किसने की है? श्रीधर आंद्रे ने। खोज मतलब ये है कि जो हमने जो चित्र देखे हैं, चित्र देखने के बाद उन्हें आइडेंटिफाई किया गया है कि ये चित्र इस शैली के, ये चित्र इस शैली के, इस आधार पर खोज का कहेंगे कि श्रीधर आंद्रे ने की थी। ठीक है, प्रसिद्ध यहाँ के चित्रकार कौन कौन से हैं? कबला है, बगता है, चेखा है, बैजनाथ है। ठीक है, कौन कौन है? कबला है, बगता है, चेखा और बैजनाथ है। किसके हैं? देवगढ़ शैली के। कौन कौन से? कबला, बगता, चेखा और बैजनाथ। जो कबला है, राघव दास का चित्र इन्होंने बनाया है। बगता जो शिकारी कुत्तों का, सूर्य पूजा का, श्रीनाथ जी की पूजा करते हुए राघव गोकुल, और कुंवर अनूप द्वारा सुअर का शिकार करना। इसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है एक तो कुंवर द्वारा सुअर का शिकार करना, और हो जाता है एक सूर्य पूजा। ठीक है, तो ये 2 इंपॉर्टेंट इसके यहाँ पर चित्र हो जाते हैं। चेखा का क्या है? ये भित्ति चित्र बनाने में बहुत माहिर थे। भित्ति चित्र इन्होंने बहुत बनाए हैं। जो बैजनाथ है वो कर्नल टाट की सवारी। इनका फेमस चित्र है नाहर सिंह द्वारा सुअर का शिकार करना, नाहर सिंह जनाना महल में। तो ये इनके इंपॉर्टेंट चित्र हैं। ठीक है, तो एक बार इन्हें जरूर देखिएगा, ध्यान दीजिए। नेक्स्ट है हमारा राठौर राजपूत। मारवाड़ शैली जोधपुर, इन्हें सन सिटी भी कहा जाता है और क्या कहा जाता है? ब्लू सिटी भी कहा जाता है। तो मीराबाई का विवाह कहाँ हुआ था? मेवाड़ के भोजपुर के भोजराज के साथ में हुआ था। मीराबाई का विवाह कहाँ हुआ था? मेवाड़ में हुआ था। कहाँ पर? भोजराज से हुआ था। मीरा का जन्म जो हुआ है वो मारवाड़ में हुआ है। मीरा का जो चित्र मिलते हैं, मीराबाई का चित्र जो है वो चित्तौड़गढ़ में हमें देखने को मिल जाता है। स्थापना इसकी हुई है सन 1458 से लेकर 59 में, और राठौर राजपूत राव जोधा ने की थी। किसने की थी? राव जोधा ने की थी। ये राव लिखा हुआ है, किसने की थी? राव जोधा ने की थी। मरुस्थल क्षेत्र से मरु प्रदेश से फिर मरुस्थल बना, ये मरुभूमि है। तो मरुवात उसके बाद में हमारा क्या बन गया था? मारवाड़ बना है। तो इस तरीके से इसका नामकरण हो जाता है। मारवाड़ बनता है, पूछा नहीं जाता है, बस थोड़ी जिज्ञासा के लिए लिख दिया है।
पौराणिक उल्लेख में क्या है, रामायण काल में तैतीस सागर को श्री राम ने अपने अग्निबाण से सुखा दिया। तो ये मरुस्थल में हमें साक्ष्य मिलते हैं कि वहाँ, क्योंकि हमें सीप भी मिलते हैं और कुछ हमें समुद्री जो क्या कहते हैं अवशेष मिलते हैं ना, उस तरीके का हमें वहाँ पे साक्ष्य मिलते हैं। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि वहाँ पर पहले पानी था। प्रमाण क्या था, यहाँ पर सीप मिलते हैं, नमक की झील है, ये लिखा हुआ है, अभी जाति के लोग यहाँ निवास करते हैं। चित्रकला में क्या है, चित्रकला में आरंभ में ये शैली मेवाड़ शैली से प्रभावित है, बाद में ये अपनी विशेषताओं में परिवर्तन कर मौलिक विशेषता को ये धारण कर लेती है। नेक्स्ट है हमारा जो राठौर राजा है, राठौर राजा मालदेव। जो राठौर राजा मालदेव है, इनके समय मारवाड़ शैली स्वतंत्र प्रादुर्भाव मिला है इसे, मतलब स्वतंत्र, मतलब बहुत सारा इस यहाँ पे कह सकते हैं एक खुला माहौल मिला है और अच्छे से इन्होंने चित्रकारी की है। नेक्स्ट है चोखा महल। चोखा महल उत्तराध्ययन सूत्र चित्रित हुआ है। यहाँ पर संग्रहालय कहाँ पर रखा हुआ है, बड़ौदा संग्रहालय में रखा हुआ है। तो उत्तराध्ययन सूत्र चित्रित कहाँ पर हुआ है, तो वो बड़ौदा में हुआ है, ठीक है। सॉरी, हुआ तो ये यहाँ पर है और ये रखा हुआ है बड़ौदा संग्रहालय में, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है, थोड़ा बाउंस हो जाता है। नेक्स्ट है 1 सेकेंड। सेकेंड है हमारा राठौर राजा जसवंत सिंह प्लस मान सिंह। स्वर्णकाल यहाँ का माना जाता है, कब का, राजा राठौर के समय का, ठीक है। तो यहाँ पर राजा राठौर जो थे, यहाँ पर जसवंत सिंह प्लस मान सिंह थे, दो थे राजा, दोनों के काल का, मतलब कह सकते हैं जो मान सिंह ने बनवाए हैं, जसवंत सिंह ने बनवाए हैं, उस समय चित्र सर्वाधिक चित्रित होते हैं। यहाँ का काल हमारा क्या मान लिया जाता है, स्वर्णकाल माना जाता है। ये सेकंड स्वर्णकाल है। वो कौन सा था, ये फर्स्ट स्वर्णकाल था। कौन सा था, ये फर्स्ट स्वर्णकाल था, राठौर राजा मालदेव के समय का, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है सेकंड में, सेकंड ये इनका स्वर्णकाल माना जा रहा है। अब मानसिंह के समय नाथ संप्रदाय चित्र अधिक क्यों बने हैं, तो हमने अभी बता दिया है कि नाथ संप्रदाय चित्र क्यों अधिक बने थे, पूरी स्टोरी मैंने बता दी। तो भीम सिंह के समय में दशहरा दरबार के चित्र बने हैं। सत्ता के लालच में अपने भाइयों की इन्होंने हत्या करवाई थी, किन्होंने, भीम सिंह ने, और मान सिंह यहाँ से भाग निकले थे और इसके बाद ये जालौर किला में छिप गए जाके। और फिर उसके बाद में जो यहाँ पे एक मंदिर था नाथ द्वारा में, वहाँ वो तो कुछ दिन के लिए छिप के बैठे थे। छिपने के बाद में वहाँ के जो गुरु थे, वहाँ उनकी मेल में क्या कहते हैं भेंट हुई है उनसे, और 6-7 दिन वहाँ पर ये रुके। जाने ही वाले थे, गुरुजी ने कहा था रुकने के लिए, तो ये रुके और थोड़े दिनों बाद संदेश आता है भीम सिंह जी मर गए हैं और उसके बाद यहाँ उनका राज्य अभिषेक कर दिया जाता है दोबारा। तो इनकी इस तरीके से आस्था बहुत जागृत हो जाती है श्रीनाथ के प्रति और इन्होंने उनकी पूजा बहुत धूमधाम से की है। और पिछवाई चित्रण जब रोज़ एक दिन में 8 बदले जाएंगे तो लगभग काफ़ी पिछवाई चित्रों का क्या कहते हैं संग्रह इकट्ठा हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब इन्होंने बहुत ज़्यादा पिछवाई चित्रकारी करवाई है। तो मान सिंह के समय में बहुत अधिक पिछवाई चित्रकारी देखने को मिलती है। अब आ जाते हैं इंद्रराज सिंह जो मंत्री थे, उन्होंने इन्हें राजगद्दी बैठाला था, ठीक है, ले गए थे आके और इसके बाद वहाँ पर इनका राज्याभिषेक किया गया था। नेक्स्ट आ जाते हैं ग्रंथ पर। जो ग्रंथ है वो है नाथ चरित्रम ग्रंथ, किसके समय का है, मान सिंह के समय का। तो याद रख लेंगे हम नाथ से, इन्होंने नाथ चित्रकारी बहुत करवाई है, पिछवाई चित्रकारी करवाई है, तो हम यहाँ से याद रख लेंगे कैसे, नाथ चरित्रम ग्रंथ। नेक्स्ट आ जाती है जो पिछवाई है नाथ द्वारा से संबंधित है और सर्वाधिक पिछवाई जो हुई है जोधपुर में। नेक्स्ट आ जाते हैं हम यहाँ पर चित्रकारी पर। जो चित्रकारी है, चित्र है यहाँ पर वीर सिंह भाटी, अमर सिंह भाटी, किशन सिंह भाटी, देवदासी भाटी, रतन भाटी, नारायण गोपदास और छज्जूराम कालूराम। लगभग इनमें क्या है कि इनके जो नाम के पीछे हैं भाटी 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 लगा हुआ है, तो नारायण गोपदास और छज्जूराम, ठीक है, प्रमुख चित्रकार हो गए। अब है मारवाड़ जोधपुर शैली के चित्र क्या है, इसमें प्रेम कथा के हैं, लोक जीवन के हैं, लोक व्यक्ति के हैं और रागमाला के और ढोला मारू के। तो ये इनके जो चित्र हैं, मधुमालती ढोला मारू, रूपमती बाज बहादुर, मृगावती राम, वृक्षराज चौपाई, गीत गोविंद, रसराज और रसिक प्रिया यहाँ के बहुत ही प्रमुख चित्र हैं यहाँ। अब लोक जीवन से कौन कौन से संबंधित चित्र हैं, तो जो लोक जीवन से संबंधित है वो है दशहरा दरबार, भीम सिंह लोक जीवन और ये है जो जंगल कैंप है वो और नाथ चरित्रम। और लोक व्यक्ति कौन है, पाबूजी, हड़बूजी। कौन कौन से हैं लोक चित्र में, पाबूजी और हड़बूजी आ जाते हैं। और रागमाला में क्या है, रागमाला जो है रागमाला 1623 में है, जो वीर जी भाटी के द्वारा है और मारवाड़ और जोधपुर की है ये, ठीक है। तो किसने ये चित्रित की है रागमाला, वीर जी भाटी ने की है। कब की है ये, 1623 में की है। कहाँ की है, मारवाड़ जोधपुर की है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं ढोला मारू में। जो है ये ढोला मारू छूटा हुआ है, जो ढोला मारू है, ढोला मारू में जो ऊँट पे बैठे हुए राजा रानी है ना, वो यहाँ का फेमस चित्र हो जाता है। कौन सा, ऊँट पे बैठे हुए राजा रानी। नेक्स्ट आ जाता है रागमाला। रागमाला क्या है, ये 1605
सिचावन ने रागमाला जो किसने लिखी है, निसारुद्दीन मेवाड़ में है। और जो 23 में है, 1623 में रागमाला जो वीराजी भाटी के द्वारा लिखी है, जो जोधपुर मारवाड़ की है। 1768 में रागमाला कोटा की है, जो किसके द्वारा लिखी गई है, डालू राम के द्वारा बनाई गई है, चित्रित की गई है, लिखी गई है। ठीक है, तो ये इस तरीके से ये आपको रागमाला याद कर लेनी है, कौन सी किसके काल की है। मारवाड़ शैली की विशेषताएं क्या है, कुंडलित मेघ है, गठीला बदन है, लंबी आकृति है। यहाँ की जो विशेषता है मारवाड़ शैली की वो क्या है, कुंडलित मेघ बनाए जाते हैं, गठीला बदन बनाए जाते हैं, लंबी आकृतियाँ हैं, जो मनुष्य बनाए जा रहे हैं वो लंबी आकृति की हैं। आंखें इनकी पुरुष की अगर देखते हैं तो वो धनुषाकार बनाते हैं और महिला की हैं वो बादाम के समान बनाते हैं। अधिकांशतः यहाँ पर किस रंग का यूज़ हुआ है, पीले रंग का यूज़ हुआ है। क्यों यूज़ हुआ है पीले रंग का, क्योंकि राजस्थान में मरुस्थल ही मरुस्थल है। ठीक है, तो यहाँ पर पीले रंग का यूज़ हुआ है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम किशनगढ़ शैली पे। किशनगढ़ शैली क्या है, ये मारवाड़ की एक उपशैली है। क्या है ये, मारवाड़ की उपशैली है और इसे किस के नाम से जाना जाता है, मार्बल सिटी के नाम से भी जाना जाता है। ये एक श्रृंगारिक शैली है। अब पढ़ते हैं हम इसकी खोज। खोज किसने की है, खोज की है एरिक डिक्सन ने। किसने की है, 1 सेकेंड, एरिक डिक्सन ने इसकी खोज की है। ठीक है, डॉक्टर फैज अली भी। नेक्स्ट है इसकी जो बुक लिखी है किशननगर पेंटिंग। इसकी कौन सी बुक है, किशननगर पेंटिंग, एरिक डिक्सन के द्वारा लिखी गई है। मारवाड़ राठौर राजपूत जो है किशन सिंह। किशन सिंह क्या है, गुंडलिया झील के आसपास के क्षेत्र किशनगढ़ नाम से इन्होंने शासन किया था। इन्होंने अपना राज्य बनाया था जो किशनगढ़ के नाम से इन्होंने उसका नाम रखा है। स्थापना इन्होंने की है सन 1609 ईस्वी में। किशन सिंह जहांगीर से इन्होंने संधि की है। शुरुआत में किशनगढ़ गजराज, शुरुआत में जो किशनगढ़ है, किशनगढ़ पर इन्होंने राज किया है शुरुआत में। फिर उसके बाद में मुगल दरबार जहांगीर चले गए थे। ये मुगल दरबार में गए हैं ये जहांगीर के काल में। तब उस समय जो मुगल काल का दरबार था वो जहांगीर वहाँ के राजा थे, वहाँ ये चले गए थे। शुरुआत में इन्होंने किशनगढ़ पर राज किया है। ठीक है, और है जहांगीरनामा का जो उल्लेख हमें मिलता है वो जहांगीर ने किशन सिंह की प्रशंसा की है। इन्हें मुगल के दरबार में 1000 पैदल सैनिक भी दिए हैं बाद में, और प्लस इन्होंने कितने घोड़े दिए हैं, इन्हें 500 घुड़सवार भी दिए थे और इन्हें अपना मनसबदार बनाया है। ठीक है, तो हमें याद रखना है, ये थोड़ा सा दिमाग में रखना है कि कितने ये कहाँ चले गए थे। तो ये चले गए थे जहांगीर के दरबार में, जहाँ इन्हें दिए गए थे 1000 पैदल सैनिक और 500 घुड़सवार। नेक्स्ट आता है राजा राज सिंह। राजा राज सिंह के समय में जो चित्र है, युवराज राज सिंह काले हिरण का शिकार करते हुए यहाँ पर चित्रित किए गए हैं। कौन से, काले हिरण का शिकार करते हुए यहाँ पर चित्रित किए गए हैं। सावंत सिंह आ जाते हैं। सावंत सिंह को ही नागरीदास कहा जाता है। नागरीदास इनका जो है उपनाम है। तो जो सावंत सिंह हमारे थे वो है कवि, लेखक, कला प्रेमी, भाषा जानकार और वैष्णव भक्त। ये कितने प्रकार थे, 5 प्रकार के थे। ठीक है, 5 प्रकार का ज्ञान रखते थे। कौन कौन सा, कवि का, लेखक का, कला प्रेमी का, भाषा का और वैष्णव भक्त का। ठीक है, कवि ये स्वयं इन्होंने रचनाएं की हैं और भाषा इन्होंने देखी जाए तो इनकी जो भाषा है वो हिंदी है, संस्कृत और फारसी है। कितनी भाषाएं हैं, हिंदी, संस्कृत और फारसी भाषाएं हैं। किशनगढ़ चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है। किसका कहा जाता है, किशनगढ़ चित्रकला का स्वर्णकाल माना जाता है, कहा जाता है। अब इनकी एक स्टोरी है, जो सावंत सिंह थे मुगल दरबार में, ये आते जाते रहते थे, ये भी माना जाता है। और एक कहानी तो इनकी ये हो जाती है, 1 सेकेंड, सॉरी, इनकी कहानी है कि मुगल दरबार में इनका आना जाना था। राजमती जो इनकी वाकामती थी वो दिल्ली गई और दिल्ली से इन्होंने इनके रिकमेंडेशन पर लाई गई थी। तो इन्होंने कहा था कि हमें भी मतलब एक जो गायिकाएं मुगल दरबार में जिस तरीके से रहते हैं उस तरीके से हमें भी चाहिए। तो राजमाता से इन्होंने आग्रह किया और आग्रह करने पर इन्हें दिल्ली से विष्णु कनुप्रिया लाई गई। ठीक है, तो विष्णुप्रिया लाई गई। ठीक है, जो एक गणिका थी, नाच गाना लेखक, ये सभी जानती थी। और उसके बाद उन्हें सजाया संवारा गया और राजा सावंत सिंह के समय सावंत सिंह जी थे उनके सामने इन्हें लाया गया। तो इन्होंने जब इन्हें देखा तो इन्हें इनसे प्रेम हो गया। तो ठीक है, तो ये लगभग ये शादीशुदा, लगभग नहीं, ये शादीशुदा ही थे, तो लेकिन फिर भी इन्हें प्रेम हो गया था। ठीक है, तो प्रेम हो सकता है। आगे नेक्स्ट जो इनकी स्टोरी कही जाती है वो सावंत सिंह थे। तो इन राजमाता जो थी ये गणिका लाई थी, इनके आग्रह पे तो नहीं, लेकिन राजमाता जो थी वो गणिका लेकर आई थी। 8 वर्षीय थी गणिका, यहाँ पर 10 वर्षीय दिखाई जा रही है, तो वो लगभग 8 वर्षीय गणिका थी। तो पालन पोषण किया गया उसका अलग, और दरबार में ही वो रहती थी। तो बाकी जो दरबारी कार्य किए जाते हैं वो उनके द्वारा किए जाते थे। एक दिन सावंत सिंह ने उन्हें देखा है, देखने के बाद उन्हें वो थोड़ा सा पसंद आई है, थोड़ा सा क्या पसंद ही आई थी। तो प्रेम प्रसंग इस तरीके से शुरू हुआ। तो सावंत सिंह ने जो अपने प्रेम पत्र लिखे हैं वो नागरीदास के नाम से उन्हें लिखे गए हैं। लगभग ये स्टोरी पूछी नहीं जाती, जिज्ञासा के लिए मैं बता रही हूँ। उसके बाद उन्हें उनसे प्रेम हो जाता है और प्रेम होने के बाद दोनों की कहानी आगे चलती है और इसी का चित्र ये बनाते हैं। निहाल चंद हैं
जो इनका चित्र बनाते हैं, क्योंकि इन्हें इनके बारे में जानकारी थी, तो ये चित्र बनाकर ये चित्र राजा को दिखाते हैं, राजा प्रसन्न होते हैं, तो फ़ायदा होता है। तो उसी का नाम ये राधा रख देते हैं। नागीदास जो ये बनीठनी की पेंटिंग होती है ना, इसी का नाम ही रख दिया जाता है राधा। तो यहाँ से मैं आशा करती हूँ क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो निहाल चंद ने बनीठनी पेंटिंग बनाई है जो राधा नाम से विख्यात हुई है, ठीक है। और अंत समय में ये अपने जैसा राज दरबार में काफ़ी क्या कहते हैं प्रेशर रहता है, तो अपने प्रेम का प्रसार नहीं कर सकते। एक गणिका से प्रेम करना थोड़ा सा राजा के लिए शोभा नहीं देता है। अंत में इन्होंने राजपाट को त्याग दिया था और ये वृंदावन चले गए थे, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाते हैं अपने टॉपिक पे। जो नगर समुच्चय नामक ग्रंथ की रचना है वो किसने की है? नागरीदास के द्वारा की गई है। रचा गया है किसके द्वारा? नागरीदास, ठीक है, याद रखना है हमें। चित्रित किया गया है किसके द्वारा? निहाल चंद के द्वारा। किसके द्वारा चित्रित किया गया है? निहाल चंद के द्वारा चित्रित किया गया। और चित्र इन्होंने कितने बनाए हैं? तो 75 चित्र बनाए हैं। याद रखना है कितने बनाए हैं? 75 चित्र बनाए हैं, ठीक है। मनोरथ मंजरी, रसिक रत्नाकर और बिहारी चंद्र का ये ग्रंथ आगे फेमस ग्रंथ है। नेक्स्ट आ जाते हैं बनीठनी पर। जो बनीठनी है, बनीठनी को भारत की मोनालिसा किसने कहा है? एरिक डिक्सन ने, कृपाल सिंह शेखावत और रायकृष्ण दास, ठीक है। अब राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में ये रखी हुई है। अजमेर संग्रहालय में भी संग्रहित है क्योंकि इसकी प्रति बनी होगी, ठीक है। तो अजमेर संग्रहालय में संग्रहित है। अब आ जाते हैं यहाँ पर इसके नाम उपनाम देख लेते हैं। बनीठनी को किस किस नाम से जाना जाता है? जरीना बहुत पूछा जाता है। जरीना किसे कहा जाता है? बनीठनी पेंटिंग को ही जरीना कहा जाता है। दूसरा इनका एक और नाम है कलावती, एक और नाम है इनका उत्सव प्रिया, कनुप्रिया भी इन्हें कहा जाता है, विष्णु प्रिया भी इन्हें कहा जाता है और रसिक प्रिया भी कहा जाता है। किसे कहा जाता है? ये बनीठनी को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? बनीठनी को क्या कहा जाता है? जरीना, कलावती, उत्सव प्रिया, कनुप्रिया, विष्णु प्रिया और रसिक प्रिया। प्रतीक किसका बना दिया गया था? इन्हें राधा मैया का प्रतीक बनाया गया था। मूल चित्र किसका है? ये विष्णु प्रिया का, जो देखने में अत्यधिक सुंदर, आकर्षक, बहुत ही अच्छी थी, ठीक है। आँखें इसकी खंजन के समान थी, भुएं इनकी धनुषाकार थी। और किस पर बनाया गया है? ये जल रंग टेम्परा माध्यम में बनाया गया है। नारी की सौंदर्य, उसकी कोमलता का वर्णन इसमें किया गया है। तो किस में बनाया गया है? जल रंग टेम्परा में। याद रखना है किसमें? जल रंग टेम्परा में, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है डाक टिकट पर जारी किया गया है किसमें? 1973 ईस्वी 5 मई को 20 पैसे का डाक टिकट जारी किया गया। पूछा तो नहीं जाता, कभी कभी पूछ भी दिया जाता है, थोड़ा पीजीटी लेवल का हो जाता है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो 1973 में 5 मई को 20 पैसे का डाक टिकट जारी किया गया था। किसका? बनीठनी पेंटिंग का। और बनीठनी की मूर्ति शिल्प किसने बनाई है? देखिए पेंटिंग तो हो गई निहाल चंद के द्वारा। बनीठनी की जो मूर्ति है वो किसके द्वारा बनाई गई? अर्जुन प्रजापति के द्वारा बनाई गई है। क्लोनिंग में ये महारथी हासिल थे। क्लोनिंग का मतलब ये कि जैसे हम दिख रहे हैं इसी तरीके का तुरंत ही स्केच बना देना और मूर्ति बना देना, पेंटिंग कर देना, तो इस तरीके के ये क्लोनिंग में माहिर थे। 2010 में इन्हें पद्मश्री पुरस्कार भी मिला था। और 12 नवंबर 2020 में कोरोना काल में इनकी मृत्यु हो गई थी। और 20 मिनट में ये छवि चित्र बनाने में माहिर थे। किसमें? छवि मतलब पोर्ट्रेट, सेल्फ का चित्र बनाना, दूसरों का चित्र बनाना, ठीक है। तो छवि एक हिसाब से सेल्फी कह सकते हैं, फोटो कह सकते हैं, ठीक है। तो ये बनाने में माहिर थे। ये कितने में? 20 मिनट में बना देते थे। कोरोना काल में इनकी मृत्यु होगी, इसलिए ये अर्जुन प्रजापति इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो ये किसने बनाई है? बनीठनी मूर्ति शिल्प अर्जुन प्रजापति के द्वारा बनाई गई है। और जो कोरोना काल में इनकी मृत्यु हुई है, कब हुई है कोरोना काल में इनकी मृत्यु जो हुई है? 12 नवंबर 2020 में हुई है। तो ये हाल ही का सवाल आ सकता है, ठीक है। प्रसिद्ध चित्रकार देख लेते हैं। प्रसिद्ध चित्रकार कौन कौन से हैं? एक तो निहाल चंद है, एक अमरचंद है, एक लाडली दास है, कल्याण दास है, मेघराज है और भवानी दास है। कौन कौन से हैं? निहाल चंद, अमरचंद, लाडली दास, कल्याण दास, मेघराज और भवानी दास। अब इनकी हम पेंटिंग देखते हैं। निहाल चंद की पेंटिंग कौन कौन सी हैं जो फेमस है? एक तो बनीठनी, हम सभी को पता है कि बनीठनी इनकी बहुत फेमस पेंटिंग है। एक दूसरे को पान का पत्ता देते हुए, कौन दे रहे हैं? राधा कृष्ण के रूप में है। नायक नायिका मान सकते हैं, राधा कृष्ण मान सकते हैं, जो भी आप मानना चाहें मान सकते हैं। तो एक दूसरे को पान का पत्ता देते हुए प्रेम की नाव में नौका विहार करते हुए, जिसे इंग्लिश में बोट ऑफ लव भी कहा जाता है। बोट ऑफ लव के नाम से भी पूछा जाता है, प्रेम की नौका विहार के नाम से भी पूछा जाता है, ठीक है। अब इनके रंग की बात कर लेते हैं। जो इनकी ये पेंटिंग बनाई गई है वहाँ पे जो रंग है वो नाव में गहरे लाल रंग दिया गया है। जो नाव का है वो रंग गहरा लाल है। और लहरें बनाई गई हैं वो चांदी के रंग की बनाई गई। लहरें देखिए पूछी जाती है, लहरें किस रंग की बनाई गई हैं? चांदी के रंग की बनाई गई हैं। तो और नाव को भी याद कर लीजिए, गहरे लाल रंग का प्रयोग किया गया है, ठीक है। तो नौका विहार किसका चित्र है? किसका चित्र है? निहाल चंद का। किसका है? निहाल चंद का, ठीक है। अमरचंद का चित्र कौन कौन सा है? चांद रात्रि की गोष्ठी, चांदनी रात में रात के गवैये। तो यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट चित्र है वो है चांदनी रात की गवैये, अमरचंद का, ठीक है।
लाडली दास क्या है, युवराज घोड़े पर सवार काले हिरण का शिकार करते हुए। तो ये लाडली दास का इंपॉर्टेंट चित्र हो जाता है। तो यही आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है, जितना इसमें कवर में करा रही हूँ वो कर लीजिए और जो आपने तैयार किया है उसे तैयार कर लीजिए। एक्स्ट्रा बहुत सारा नहीं ना पढ़िए क्योंकि टाइम बहुत कम है, 30 दिन है, जितना हो सके आप प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है, जितना हो सकते हैं आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, ठीक है। अब इनकी विशेषताएं भी देख लेते हैं। विशेषताएं क्या है, प्रेम से संबंधित है, नारी के अधिकांश चित्रण है, राधा कृष्ण है, नवग्रह मंदिर है, खंजन समान नेत्र है। क्या क्या इनकी विशेषताएं हैं, एक तो इसकी प्रेम से संबंधित है, नारी के अधिकांश चित्रण है, राधा कृष्ण है, नवग्रह मंदिर है और खंजन के समान नेत्र है। सफ़ेद और गुलाबी रंग का प्रयोग किया गया, मार्बल सिटी कहा जाता है और इसको संगमरमर सिटी भी कहा जाता है। नेक्स्ट आ जाते हैं अब हम बीकानेर शैली पर। बीकानेर शैली है मारवाड़ की उपशैली है, किसकी है, मारवाड़ की उपशैली पूछ लिया जाता है डायरेक्ट, ये यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। बीकानेर शैली किसकी उपशैली है, तो मारवाड़ की है। मेवाड़ की है, किसकी है, तो हमें टिक करना है मारवाड़ की है। प्रांतीय मुगल शैली के नाम से भी इसे जाना जाता है। यहाँ पर फेमस जो रहा है वो ऊँट की खाल पर चित्रण किया जाता है उस्ता कलाकारों के द्वारा, किसके, उस्ता कलाकारों के द्वारा ऊँट की खाल पर चित्रण किया जाता था। यहाँ पर राती घाटी जांगल प्रदेश ऊँटों के देश के नाम से भी ये जाना जाता है। इसकी जो खोज की है हरमन ग्विटेज ने की है, किसने खोज की है, हरमन ग्विटेज ने की है। जूनागढ़ के किले के कक्ष में इसे खोजा गया था जिसमें चित्रों के विशाल संग्रह मिला है। मारवाड़ से ये अलग था बीकानेर शैली, ठीक है, दोनों की शैलियों में अंतर है, तो कुछ होगा माइनर डिफरेंस, जो दोनों की शैलियों में काफ़ी अंतर है। तो यहाँ पर ये कौन सी शैली हो जाती है, तो बीकानेर शैली है, यहाँ की उपशैली है, ठीक है। समानता भी देखने को मिली होगी तो थोड़ी बहुत उसमें डिफ्रेंशिएट भी है, तो इस तरीके से ये है। और इनकी जो बुक है वो है आर्ट एंड आर्किटेक्ट ऑफ बीकानेर। कौन सी बुक है यहाँ पर, आर्ट एंड आर्किटेक्ट ऑफ बीकानेर। बीकानेर राज्य की स्थापना किसने की है, तो राव बीका के द्वारा की गई है, किसके द्वारा की गई है, राव बीका के द्वारा। और राव कल्याण जो है वो मुगलों की इन्होंने अधीनता स्वीकार कर ली थी, जो राव कल्याण थे उन्होंने मुगलों की अधीनता स्वीकार की ली थी, अकबर के नागौर के दरबार में गए। और देखिए यहाँ पर जो है कल्याण मल के 2 पुत्र थे, मुगल पुत्र दरबार में गए थे और ये थे राय सिंह और पृथ्वी राठौर। यहाँ पर जो बताया जा रहा है, जो राय सिंह थे इन्होंने मुगलों की जब अधीनता स्वीकार की थी तो उस समय जो काल था वो अकबर का था। तो अकबर का जो काल था, तो इनकी जो क्या कहते हैं, जब अधीनता इन्होंने स्वीकार की तो भरोसे के लिए इन्होंने इनके 2 पुत्र ले लिए थे ताकि कहीं ना कहीं ये दगा ना करें। तो इसलिए जो 2 पुत्र थे यहाँ पर इन्होंने रख लिए थे। लगभग पालन पोषण इन्होंने ठीक किया था, कोई कैदी बना के नहीं रखा था, तो ठीक रखे हुए थे, ठीक है। आगे कल्याणमल कैसा इतिहास में देखने को मिलता है, पढ़ने में मिलता है, ऐसा मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं है ना, मैं वहाँ थी, ठीक है। नेक्स्ट आता है कल्याणमल की मृत्यु के बाद मुगल दरबार से राय वापस आके राजा का पद संभालते हैं, ठीक है। जब इनकी मृत्यु हो जाती है उसके बाद वहाँ से वापस आते हैं, इनका जो बेटा है राजा के पद को संभालता है। नेक्स्ट है चित्रकार भी ये साथ लाता है, जब वहाँ से ये आते हैं तो चित्रकारों के भी साथ लाते हैं। उस्ता अली को, उस्ता हमीद रुकुद्दीन को लेकर आते हैं साथ में। तो यहाँ पर इन जो शुरुआत करते हैं, ये किसकी शुरुआत करते हैं, तो बीकानेर शैली की ये शुरुआत करती है। मुगल शैली का यहाँ प्रभाव दिखाई देता है, एक तो बीकानेर और जयपुर का यहाँ पर अधिक प्रभाव दिखाई देता है, मतलब जयपुर में जो ये शैली है अधिक को विकसित हुई है, तो यहाँ पर जयपुर एक श्रेष्ठ माना जाएगा अकॉर्डिंग टू बीकानेर। नेक्स्ट आ जाते हैं हम अनूप सिंह के समय बीकानेर शैली का स्वर्णकाल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, स्वर्णकाल कब कहा जाता है, अनूप सिंह के समय में स्वर्णकाल कहा जाता है, किसका, बीकानेर शैली का। तो इंपॉर्टेंट हो जाता है बीकानेर शैली का स्वर्णकाल किसे कहा जाता है, किसके समय का था, तो अनूप सिंह के समय का था। तो उस्ता कलाकार जो थे ऊँट की खाल पर चित्रण करते थे, अनूप सिंह के समय में ये चित्रण हुआ है। मैथरन शैली जो थी वो जैन धर्म से संबंधित थी, किससे, जैन परिवारों से संबंधित थी, क्योंकि जब ये माइग्रेट कर रहे थे एक जगह से दूसरी जगह जा रहे थे, मुगलों का राज होने लगा था, तो ये जो जैन परिवार था इनसिक्योर फील कर रहे थे। जब ये इस तरीके से जाते हैं तो मुगलों में ये जो अनूप सिंह है वहाँ इन्हें संरक्षण दिया जाता है, तो इसलिए मैथरन शैली के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट आ जाते हैं मुगलों के मनसबदार थे कौन, अनूप सिंह बने हैं। और उस समय जो क्या कहते हैं समकालीन थे, उस समय राजा जो थे वो औरंगजेब थे और इनका शिवाजी से युद्ध चल रहा था। अनूप सिंह यहाँ पर पहुँचे थे, मतलब कहने का यहाँ पर ही थे, मनसबदार के पद पर थे, तो कह सकते हैं कि ये जो सेना का नेतृत्व कर रहे थे तो अनूप सिंह ही कर रहे थे, कहाँ पर, दक्कन में। तो इसलिए दक्कन शैली का भी इन्हें प्रभाव दिखाई देता है, क्योंकि जब ये दक्कन शैली में वहाँ रह रहे थे, युद्ध किया, वैसे भी शाम के टाइम स्थगित हो जाता, तो कहीं ना कहीं अपना ये रुचि होती है तो आर्ट के बारे में देखते रहते हैं। तो इस तरीके से दक्कन शैली का भी इनके उसमें प्रभाव दिखाई देता है चित्रों में। डूंगर सिंह क्या है, मुगलिया प्रभाव को कम, यहाँ पर डूंगर सिंह में मुगलिया प्रभाव कम होने लगा था और कौन सा प्रभाव ज़्यादा होने लगा था, यूरोपीय प्रभाव बढ़ने लगा था। मुगलिया प्रभाव कम होकर कौन सा प्रभाव बढ़ने लगा था,
यूरोपीय प्रभाव। गज सिंह जो है मुगलिया प्रभाव खत्म हो गया। गज सिंह जब आए हैं, राजा बने हैं, तो मुगलिया प्रभाव खत्म ही हो गया था और मारवाड़ी प्रभाव यहाँ पर बढ़ने लगा था। मुख्य चित्रकार यहाँ के जो कौन थे, तो शाह मोहम्मद थे। यहाँ के जो मुख्य चित्रकार कौन थे, शाह मोहम्मद। बीकानेर की प्रमुख कला व उसके चित्रकार कौन कौन से हैं, उस्ता कला थे, कौन, अनूप सिंह निकाल के। और जो मुस्लिम ईरानी चित्रकारों द्वारा चित्रित की गई है, ऊँट की खाल पर यह चित्रण किया जाता है। उस्ता कला का जन्मदाता किसे कहा जाता है, हिमाद्दीन उस्ता को कहा जाता है। तो जन्मदाता कौन है उस्ता कला के, हिमाद्दीन उस्ता। उस्ता अली रजा, उस्ता हसन रजा और रुकुद्दीन उस्ता, शहाबुद्दीन उस्ता और कौन से उस्ता है, उस्ता आसिर। तो लगभग यहाँ के जितने भी हैं तो इनमें उस्ता ही लगा मिलेगा हमें। तो ठीक है, तो उस्ता जो आ जाते हैं, तो ऊँट की शैली पर इन्होंने चित्रण किया है। नेक्स्ट आ जाते हैं मैथरन शैली। मैथरन शैली जो है ये भी अनूप सिंह के समय की ही है। यहाँ जैन परिवार को इन्हें संरक्षण दिया था। तो मैथरन जैन परिवार द्वारा ये चित्र बनाए गए हैं। चित्रकार यहाँ कर जो फेमस थे वो जय किशन है, राम किशन है, सीताराम है, चंदूलाल है और मुल्ला लाल है। कौन कौन से हैं, जय किशन है, राम किशन है, सीताराम है, चंदूलाल है और मुल्ला लाल है। यहाँ पर जो प्रभाव दिखाई देता है वो प्रभाव दिखाई देता है मुगल शैली का, यूरोपीय शैली का, जैन शैली का, मारवाड़ी शैली का और दक्षिणी शैली का। किसका प्रभाव में दिखाई देता है इन शैलियों में, मुगल का, यूरोपीय का, जैन का, मारवाड़ी का और दक्षिणी शैली, तीनों सभी का हमें दिखाई देता है। बीकानेर शैली के जो प्रसिद्ध चित्र है ये आपको याद रखने हैं। कौन कौन से प्रसिद्ध चित्र हैं, ये भगवत पुराण प्रारंभिक चित्रण ग्रंथ है, नूर मोहम्मद शाह ने किए हैं। मछली नारायण मंदिर में कर्ण सिंह के समय के अली रजा प्रिय चित्रकार थे। स्त्रियां फुलझड़ी लिए हुए, ये भी एक प्रसिद्ध चित्र है यहाँ का। कृष्ण झूले पर, ये राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में रखा है। बनाया किसने है, नूरुद्दीन में बनाया है। और जो स्त्रियां बच्चों के साथ खेलते हुए गज सिंह शासनकाल का है। गोवर्धनधारी कृष्ण जो है शाहुद्दीन है। गोवर्धनधारी जो कृष्ण है किसने बनाया है, शाहुद्दीन ने बनाया है। अनूप सिंह के समय का व्यक्ति चित्र जो है, अनूप सिंह का व्यक्ति चित्र है, इस काल का फेमस चित्र हो जाता है। तो एक आपको याद रखना है, एक गोवर्धनधारी कृष्ण को आपको याद रखना है। और एक और है इम्पोर्टेंट, कौन सा, कृष्ण झूले पर और स्त्रियां फुलझड़ी लिए हुए। ठीक है, तो इन सभी को आपके अच्छे से देख लेना है। इसकी जो विशेषताएं हैं, विशेषताएं कौन सी, उस्तादों द्वारा शुरू की गई कला है, प्रांतीय मुगल शैली है, ऊँट की खाल पर चित्रण है, मैथरन शैली का चित्र है, पीले रंग की अधिकता है, अधिकांश मुस्लिम यहाँ पर चित्रकार थे, गोल छल्ले युक्त सुनहरे बादल बनाए जाते थे। प्रभाव यहाँ पर मुगल और दक्षिणी और यूरोपीय दिखाई देता है, मुगल दिखाई देता है, दक्षिणी दिखाई देता है और यूरोपीय, तीनों प्रभाव यहाँ पर दिखाई देते हैं। और चित्रों के पीछे जो है नाम लिखना प्रारंभ हो गया था, पिता का नाम, दिनांक, वर्ष और संवत दिखा जाने लगा था। अंतिम चित्रकार यहाँ के कौन थे, तो लूफे थे। कौन थे यहाँ के अंतिम चित्रकार, लूफे थे। और इनका एक चित्र है वर्षा विहार। अब आ जाते हैं नागौर पर। नागौर क्या है हमारी, नागौर एक मारवाड़ उपशैली है। कौन सी, मारवाड़ की उपशैली है। स्थापना इसकी किसने की थी, सपादल लक्ष्य के चौहानों ने की थी। पारदर्शी वेशभूषा और वृद्धा अवस्था के उत्कृष्ट चित्र मिलते हैं हमें यहाँ पर। और 1720 में ठाकुर इंदल सिंह का जो चित्र है वो बहुत ही उत्कृष्ट है। कौन सा है, इंदल सिंह का चित्र जो है बहुत उत्कृष्ट है। आगे आ जाते हैं मेवाड़ शैली उदयपुर। मेवाड़ शैली उदयपुर झील नगरी या लेक सिटी भी इसे कहा जाता है। किसने इसकी की है जो स्थापना, इसकी की है, इसकी स्थापना बप्पा रावल ने। बप्पा भी मिलता है, कहीं कहीं बापा रावल मिलता है। तो ठीक है, तो ये बप्पा रावल है। जैन शैली के चित्रकारों ने राजस्थानी शैली शुरू की थी। मेवाड़ राज का जो राजस्थान का जो मतलब है, मैं आरजे से इसे डिनोट कर दिया, तो ये राजस्थान लिखा हुआ है। मेवाड़ राजस्थान चित्रकला का उद्गम केंद्र माना जाता है। किसको, मेवाड़ शैली को। ठीक है, अजंता शैली के आगे जो अजंता शैली में चित्र बनाए जा रहे थे उसमें आगे बढ़ाने का जो कार्य किया है तो इन्हीं के द्वारा किया गया। किसके द्वारा, मेवाड़ शैली के द्वारा ही किया गया है। राजस्थान के प्राचीनतम चित्रित ग्रंथ कौन कौन से हैं, ऐतिहासिक आन्या की गुफा, जिसे सीता की मारना गुफा भी कहा जाता है। ये 7वीं शताब्दी लामा तारानाथ भारत आए थे और उन्होंने श्रृंगधर नामक चित्रकार से भेंट की थी। जहाँ पर जो राजा शील थे, शील का संरक्षण इन्हें प्राप्त था और यहाँ से इन्हें काफ़ी जानकारी इनके चित्रों से मिलती है जो अपने इतिहास की बुक्स में ये नोट करते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं राजस्थान के प्राचीनतम चित्रित ग्रंथ कौन कौन से हैं, तो हमें ये देखने हैं। ये मैंने अभी बताए थे, तो एक बार ज़रूर देखिएगा, ये इंपॉर्टेंट पढ़ जाते हैं। यहाँ से जो आपको सबसे इम्पॉर्टेंट मैं एक बार पढ़ देती हूँ। जो 1060 ईस्वी में औधोनिवृत्ति युक्ति लिखा जो ग्रंथ था, इसके जो चित्रकार थे वो आलेखकार पाटिल थे और कहाँ पर रखा हुआ है, जिनेदत्त सूरी संग्रहालय जैसलमेर में ये संग्रहित है। जो 1060 ईस्वी में लिखा गया था 10 वैकल्पिक सूत्र चूर्णित
ये भी लिखा गया है। और जो 1260 ईस्वी में लिखा गया है वे श्रावक प्रतिक्रमण सूत्रचूर्णी लिखा गया है। और 1423 ईस्वी में सुपार्श्व चरित्रम लिखा गया। ये जितने भी ग्रंथ थे ये सब के सब किससे थे, ये जैन प्रभाव से थे। इसमें क्या कौन सा प्रभाव दिखाई देता है, ये जैन प्रभाव दिखाई देता है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो हमारा इंपॉर्टेंट ग्रंथ आ जाता है वो 540 में चौर पंचासिका। कौन सा है, चौर पंचासिका। किसके द्वारा लिखा गया है, विल्हड़ के द्वारा। ये कश्मीरी कवि थे। कौन थे, ये कश्मीरी कवि थे। ठीक है, इनका जो विषय रहा था विल्हड़ चंपावती का प्रणय लीला। क्या रहा है, विल्हड़ चंपावती का प्रणय लीला। राजस्थानी शैली का उजला रूप भी इसे माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है जो पहले राजा थे यहाँ के, पहले राजा बापा रावल। ठीक है, 728 ईस्वी के हैं। राणा कुंभा सेकंड रहे हैं और इनके समय का ये क्या रहा है, स्वर्णकाल माना जाता है। यहाँ स्थापत्य, संगीत, काव्य सभी को काफ़ी क्या कहते हैं, उत्कृष्ट काल पर पहुँचाया गया है। काफ़ी इनका विकास हुआ है, तो इसलिए जो स्वर्णकाल माना जाता है राणा कुंभा के काल का माना जाता है। और इन्हें खुद भी संगीत आता था, कला के मर्मज्ञ थे ये। और इन्होंने जो कुंभा का किला भी इन्होंने बनवाया है, जो यूनेस्को धरोहर में शामिल किया गया है 2013 में। ठीक है, इसे अजयगढ़ दुर्ग भी कहा जाता है। इनका जो विजय स्तंभ है, इन्होंने मालवा की विजय पर एक विजय स्तंभ भी इन्होंने बनवाया था। नेक्स्ट आ जाता है अबुल फजल अकबरनामा। अकबरनामा में इन्होंने लिखा है कि जो हमारा विजय स्तंभ है, विजय स्तंभ को देखने पर उसकी जो पगड़ी है ना, देखते ही देखते उसकी पगड़ी गिर जाती है। ये एक अतिशयोक्ति की बात बोली जाती है। तो इस तरीके का इन्होंने कहा है कि ये मेरा इतना ऊंचा विजय स्तंभ बना हुआ है। ठीक है, जो महाराणा प्रताप का जन्म यही हुआ है और राणा कुंभा की हत्या उनके बेटे ने कर दी थी, गुदा सिंह ने। ठीक है, विजय स्तंभ की अब हम बात डिटेल में करेंगे। डिटेल क्योंकि ये पूछा जाता है इसलिए हम इसे डिटेल में देखेंगे। जो विजय स्तंभ है, राणा कुंभा ने महमूद शाह खिलजी को परास्त कर मालवा विजय के उपलक्ष्य में ये बनवाया था। और कब बनवाया है, 1440 से 1428 ईस्वी में बनाया है। लगभग इसे कितना वर्ष लग गया, 8 वर्ष लग गया है। वास्तुकार इसके जो थे या सूत्रधार कह लें तो ये कौन थे, जैता थे। जैता नाम के, ये जैता नाम है, जैता नाम के इसके वास्तुकार थे। इसे मूर्तियों का अजायब घर भी कहा जाता है। और टोटल इसकी इमारतें क्या थी, 9 मंजिल इसकी इमारतें थी। कितनी थी, 9 मंजिल इमारतें थी। ऊंचाई इसकी क्या है, 37.19 मीटर। कितनी ऊंचाई है इसकी, 37.19 मीटर। और फीट इसका क्या है, 122 फीट। कितना है, 122 फीट का, अगर फीट में पूछा जाए तो। अगर मीटर में पूछा जाता है तो 37.19 मीटर है। ठीक है, और हमसे पूछा जाता है कि ये विजय स्तंभ किसको समर्पित है, किसको समर्पित है, भगवान विष्णु को समर्पित है। किसको है, भगवान विष्णु को ये समर्पित है। नेक्स्ट आ जाता है कर्नल ताज। कर्नल ताज ने विजय स्तंभ को कुतुब मीनार से श्रेष्ठ बताया है। किसे श्रेष्ठ बताया, कुतुब मीनार से श्रेष्ठ बताया। किसने बताया, कर्नल टॉड ने बताया। डॉक्टर गर्टज ने भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश कहा है। इसे 3 मंजिल में 9 बार इसमें अल्लाह लिखा हुआ है अरबी भाषा में, इसीलिए औरंगजेब ने इसे नहीं तोड़वाया था। लगभग इन्होंने काफ़ी मंदिरों को तोड़वा दिया था औरंगजेब ने, तो अल्लाह लिखे होने के कारण इन्होंने विजयनगर की स्तंभ को, जो विजय स्तंभ है, इसे नहीं तोड़वाया था। राजस्थान में प्रथम इमारत जिस पर 1 रुपये का डाक टिकट जारी किया गया है। ठीक है, उपेंद्र डे ने इसे विष्णु ध्वज कहा है। विष्णु जी को समर्पित है, तो उपेंद्र डे ने इसे क्या कहा, विष्णु ध्वज कहा है। नेक्स्ट आ जाते हैं उदय सिंह। उदय सिंह के बाद आते हैं उदय सिंह जी, उन्होंने अपनी उदयपुर राजधानी बनाई है। भगवत पुराण का परिजात अवतरण नाना राम ने इसे चित्रित किया है। भगवत पुराण का परिजात अवतरण है, किसने चित्रित किया है, नाना राम ने चित्रित किया है। अमेरिका के नस्ली ग्रह के मानिक संग्रह में ये रखा हुआ है। नेक्स्ट आ जाते हैं महाराणा प्रताप के समय का। यहाँ है चावंडे राजधानी इन्होंने बनाया था। किसको बनाया था, चावंडे राजधानी बनाया था, यहाँ 56 पहाड़ियों के पास में। ढोला मारू का चित्रण किया है यहाँ पर। पहला है नसरुद्दीन ने ये इसे बनाया था। डिंगल पिंगल यहाँ की भाषा है। डिंगल पिंगल भाषा कहाँ की है, यहीं की है, राजस्थान की। और नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे सिंह अमर। सिंह अमर में क्या है, इन्होंने मुगलों से समझौता कर लिया था और यहाँ पर रागमाला चित्रित की गई है। कब की है, 1904 में की है चुनार की, और 1905 में है चावंडी की। नेक्स्ट है हमारे कर्ण सिंह। कर्ण सिंह के समय के हैं, जो कर्ण सिंह है इनके समय में है जनाना महल और मर्दाना महल। ठीक है, अब जगत सिंह का आ जाता है। जगत सिंह जो है ये मेवाड़ की चित्रकला का इन्हें स्वर्ण काल कहा जाता है। किसे कहा जाता है, जगत सिंह को मेवाड़ की चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है। यहाँ के जो आर्टिस्ट थे वो है शहाबुद्दीन और मनोहर
ठीक है। चित्रकार कौन कौन है? शहाबुद्दीन और मनोहर है। इन उदयपुर महल के भीतर इन्होंने कला का कारखाना खुलवाया था। किसका? कला का कारखाना खुलवाया है। तस्वीरा रो कारखाना चितेरी की ओवटी कहा जाता है। नेक्स्ट है जगदीश मंदिर का निर्माण भी किया गया है और यहाँ पर इन्होंने चित्रकारी भी की है। ठीक है। अब आ जाते हैं शहाबुद्दीन पर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। शहाबुद्दीन ने किसको रचा है? भगवत पुराण को लिखा है 1648 में और भगवत पुराण में किसने लिखा हुआ है? वेद व्यास है। ठीक है। भगवत पुराण किसका है? वेद व्यास का है। तो यहाँ पर जो शहाबुद्दीन है चित्रित किया होगा इन्होंने चित्रों को। तो भगवत पुराण में जो चित्र मिलते हैं हमें वो शहाबुद्दीन ने चित्रित किए होंगे। और यहाँ पर जो ये रखी हुई है भगवत पुराण ये है सरस्वती भंडार में। नेक्स्ट है रामायण की 2 प्रतियाँ मिलती हैं हमें। एक जो मिलती है रामायण की प्रति है वो है प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम में और दूसरी प्रति जो हमें मिलती है वो सरस्वती भंडार उदयपुर में मिलती है। कहाँ पर मिलती है? सरस्वती भंडार उदयपुर में मिलती है। नेक्स्ट आ जाते हैं मेवाड़ शैलियों की विशेषता के बारे में। मेवाड़ शैली की जो विशेषता है यहाँ पर है मीनाकृत आँखें, छोटी नाटी आकृति, भगवत पुराण, रामायण, गीत गोविंद, कलिला दिमना चित्रण है। जयसिंह के समय गोवर्धन धारण भारत कला भवन में रखा हुआ है। हमीर सिंह बड़े पन्ने का यहाँ पर चित्रण होना शुरू हो गया था। किसके काल में हुआ है? हमीर सिंह के काल में बड़े पन्ने पर चित्रण होना आरंभ हो गया था। ठीक है। और भीम सिंह के समय में भित्ति चित्रों की अधिकतर चित्रण हुआ है। भीम सिंह के समय में किसका हुआ? भित्ति चित्रणों का अधिक चित्रण देखने को हमें मिलता है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम हड़ौती शैली पे। हड़ौती शैली की जो खोज की गई है वो की गई है ओसी गांगुली के द्वारा की गई है। यहाँ पर बूंदी, कोटा और झालावाड़ शैली है। कौन कौन सी है यहाँ की उपशैलियाँ? वो है बूंदी, कोटा और झालावाड़। नेक्स्ट आ जाते हैं हम बूंदी शैली। बूंदी शैली जो है 1342 में राव देवाजी बूंदी राज्य स्थापना की है। किसने की है? राव देवजी ने। किसकी की है? बूंदी राज्य की स्थापना की है। यहाँ के जो सरदार हैं मीणा सरदार बाबा बूंदा के नाम पर इसने क्या रखा गया था? बूंदी रखा गया था। प्रारंभिक विकास इसका किसके समय में हुआ है? राव सुरजन के समय में हुआ है। वास्तविक विकास जो है राव रतन सिंह के समय में हुआ है। इसका जो उत्कृष्ट काल है, उत्कृष्ट या स्वर्ण काल राव उमेश सिंह के समय का माना जाता है। चित्रशाला जो है बूंदीगढ़ पैलेस। उमेश सिंह की जंगली शुअर का शिकार जो है इम्पॉर्टेंट चित्र है यहाँ का। और अनिरुद्ध सिंह हाड़ा का उत्कल चित्र, यहाँ पर ये 2 इम्पॉर्टेंट चित्र हो जाते हैं। यहाँ के जो चित्रकार हैं वो है सुरजन, उत्कल राम, मोहन, रामलाल, अहमद अली। ठीक है। अनिरुद्ध सिंह हाड़ा का जो चित्र बनाया गया उत्कल राम के द्वारा बनाया गया है। नेक्स्ट है कुछ जो चित्र है राग दीपक, यहाँ का इंपॉर्टेंट चित्र है राग दीपक जो भारत कला भवन वाराणसी में रखा हुआ है। राग भैरवी नगर पालिका म्यूजियम प्रयागराज में। ये दोनों आपको अच्छे से याद रखने हैं। एक द्विज का चांद देखते हुए प्रेमी युगल किसके द्वारा है? मोहन के द्वारा बनाया गया है। प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम में रखा हुआ है जिसका नाम छत्रपति शिवाजी वस्तु संग्रहालय हो गया है। 12 मासा जो है नायका भेद और रागमाला प्रकृति चित्रण राग रागने स्नान दृश्य ग्रीष्म ऋतु के हाथी। तो ये जो चित्रण हमें यहीं पर देखने को मिलते हैं। उमा महेश्वर की पूजन, हंटिंग का वाल्डवोर और कांटा निकालती हुई स्त्री, ये यहाँ के इंपॉर्टेंट चित्र है। इसे आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, देख लीजिए, बार बार ये पूछे जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा राजस्थान की वह शैली जो सतरंगी आभा के लिए जानी जाती है। कौन सी है? बूंदी शैली के चित्रों को देखकर रुडयार्ड किपलिंग ने कहा है ये चित्र मानवों के नहीं जिन्नात के बनाए गए हैं। कहने का इनका मतलब ये होगा कि ये हमारी सोच से थोड़े से अपर लेवल के हैं। ठीक है। हड़ौती प्रदेश जो है पहले राजधानी इसकी बूंदी थी, बाद में इसकी राजधानी कौन सी हो गई थी? कोटा हो गई थी। तो कोटा में क्या है? कोटा जो शैली है हमारी यहाँ पर अब आ जाती है कोटा शैली। कोटा शैली जो बूंदी से 32 किलोमीटर दूर चंबल नदी के किनारे पर कोटा स्थित है। कहाँ पर है? बूंदी से 32 किलोमीटर दूर चंबल नदी के किनारे पर कोटा स्थित है। कोटा राज्य की स्थापना जो है माधव सिंह हाड़ा ने की थी। किसने की थी? माधव सिंह हाड़ा ने की थी। कोटा राज्य की स्थापना माधव सिंह हाड़ा के द्वारा की गई थी। सन 1631 ईस्वी में भीलों का राजा कोट्या के नाम पर रखा गया था। किसे? कोटा शैली को कोट्या के नाम पर रखा गया है। भीलू का चेतेरा किसे कहा जाता है? गोवर्धन लाल जोशी को कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। भीलू का चेतेरा किसे कहा जाता है? तो गोवर्धन लाल जोशी को कहा जाता है। अब प्रोत्साहन जो दिया है इन्हें जो छत्रसाल प्लस राम सिंह राजा है उन्होंने प्रोत्साहन दिया है किसको? कोटा शैली को। उत्कृष्ट स्वर्णकाल किसके समय का माना जाता है? उम्मेद सिंह के समय का माना जाता है। तो प्रोत्साहन किसने दिया है? छत्रसाल राम सिंह ने। उत्कृष्ट काल उम्मेद सिंह के समय का है।
सन 1952 में कर्नल टीजी गियर एंडरसन कोटा शैली ये है खोजकर्ता। कौन है? कर्नल टीजी गियर एंडरसन, खोजकर्ता। विक्टोरिया एंड अल्बर्ट संग्रहालय लंदन। नेक्स्ट है कोटा प्लस बूंदी चित्र एकत्रित कर अध्ययन किया और उन्होंने डिफ्रेंशिएट किया है। ठीक है, तो डिफ्रेंशिएट किया, बताया है कि कौन से चित्र किस शैली से संबंधित है। तो ये इन्होंने अध्ययन करके बताया था कि इन्होंने कर्नल टी जी गियर एंडरसन ने। तो जो कोटा है, कोटा जो है राजा उमेद सिंह के समय में शिकार और घुड़सवारी का इन्हें शौक था। तो ऐसे चित्र हमें देखने को भी यहाँ बहुत मिलते हैं। पुरुष प्लस महिला दोनों को शिकार करते हुए दिखाया गया है। उमेद सिंह के समय में पुरुष और महिला दोनों को शिकार करते हुए दिखाया गया है। और हमें चित्र मिलते हैं राजमहल, राजहारा जी की हवेली, देवता जी की हवेली, यहाँ सभी में हमें शिकार के दृश्य देखने को मिलते हैं। इंपॉर्टेंट है यहाँ पर कौन सा? तो शिकार के दृश्य देखने को मिलते हैं। कोटा के प्रसिद्ध चित्र कौन से हैं? आखेट का दृश्य, जानवर प्लस उमेद। जहांगीर के समय का अगर पूछते हैं, मुगल के समय का, तो वहाँ पर जानवर का आखेट कर रहे हैं और कोटा में जो राजा रानियां हैं वो जानवर का आखेट कर रही हैं। ठीक है, यहाँ पर जो चित्रकार, फेमस चित्रकार कौन कौन से हैं? यहाँ के जो फेमस चित्रकार हैं नूर मोहम्मद, रघुनाथ, गोविंद दास, लक्ष्मी राम और डालू राम। हमें सबसे ज़्यादा अच्छे से याद रखना है कौन सा है? डालू राम। कोटा शैली का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारा चित्रकार पड़ जाता है वो कौन सा है? डालू राम है। कौन सा? डालू राम। कोटा रागमाला सबसे बड़ा चित्रित ग्रंथ है। कौन सा सबसे बड़ा चित्रित ग्रंथ है? जो 1768 में चित्रित किया गया था। और सबसे पुरानी रागमाला जो है वो कौन सी है? चुनार रागमाला, मेवाड़ की है। कब की चित्रित है? 1604 की। किसकी है? सबसे 1604 की। अब इसके देख लेते हैं हम चित्र कौन कौन से हैं। चित्र जो इंपॉर्टेंट है, राजा उमेद सिंह जंगली सुअर का शिकार करते हुए, राम का हिरण का शिकार करते हुए, महिला द्वारा चीते का शिकार करते हुए, हाथियों की लड़ाई, रुक्मणी हरण, यह रुक्मणी का मंगल किशनगढ़ का है ये। और रूठी हुई, याद रखना है, देखो रुक्मणी का जब हरण है वो कोटा शैली से संबंधित है, कोटा शैली से संबंधित है। और रुक्मणी का जो मंगल है वो किशनगढ़ शैली से संबंधित है। ठीक है, रूठी हुई नायिका को मनाता नायक यहाँ का चित्र फेमस है। और चित्रों का जो संग्रह रहा है विक्टोरिया एंड अल्बर्ट संग्रहालय लंदन में रखा गया है। कहाँ पर? विक्टोरिया एंड अल्बर्ट संग्रहालय लंदन में रखा गया है। अब आ जाते हैं हम ढूंढार शैली पे। ढूंढार शैली क्या है? ये आमेर की है। आमेर की राजधानी है जयपुर, फिर अलवर, फिर उनियारा, फिर शेखावटी। ठीक है, तो इस तरीके से ये बढ़ती चली जाती है। अब ढूंढार जो कछवाओं का राजपूत द्वारा शासित किया गया, तो यहाँ पर कौन शासन कर रहा था? कछवा के राजपूत कर रहे थे। तो ढूंढार नामक, किसी का मानना है कि ढूंढार नामक का राक्षस था, तो कोई कह रहा था ढूंढार नामक की एक ढूंढ नामक की नदी है। ठीक है, तो इसमें हमें कुछ क्वेश्चन पूछे नहीं जाते, तो इसको हमें अच्छे से नहीं देखना। ठीक है, तो क्या है? ढूंढार है, बस इतना नाम याद रखना है, ढूंढार है। जयपुर और अलवर का अधिकांश भूभाग ढूंढार नाम से जाना जाता है। आमेर राजधानी बना है प्रथम। प्राचीन नाम इसका क्या था? अंबर और अमरावती। ठीक है, अंबर और अमरावती इसका प्राचीन नाम था। जयपुर राजधानी रही, अलवर शैली है। ठीक है, अब यहाँ पर ये पूरी डिटेल लिखी हुई है, एक बार मैं बता ही देती हूँ। यहाँ पर देखिए, ये भारमल राजा हैं, इनकी जो पुत्री है जोधाबाई से विवाह होता है। इनके जो पुत्र हैं, भतीजे हैं, कोई भी है, मानसिंह है। यहाँ पर नौ रत्नों की इन्होंने उपाधि दी है। तो ठीक है, यहाँ की जो अकबर को उपहार स्वरूप जो पुस्तक दी गई है वो दी गई है, रंजमनामा दी गई थी। इसका फारसी अनुवाद है। यहाँ पर चित्र जो हमें देखने को मिलते हैं वो मिलते हैं 169। कितने चित्र मिलते हैं देखने को? 169 चित्र यहाँ पर देखने को मिलते हैं। हमारी परीक्षा की दृष्टि से सिर्फ यही इंपॉर्टेंट है, तो हमें इसी पे ध्यान देना है, क्योंकि पेपर में अब दिन बहुत कम रह गए हैं। तो नॉलेज तो हम कभी भी इकट्ठी कर सकते हैं, लेकिन पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़िए, जिसका अच्छा लगता है उसका पढ़िए। ठीक है, आपको समझ आना चाहिए, पेपर आपको देना है, तो इसलिए वहाँ पढ़िए जहाँ आपका टाइम बचत हो रहा हो और आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही हो। सेल्फ स्टडी कीजिए या किसी की वीडियो देखिए, या आप पर डिपेंड करता है, लेकिन अपनी जो पढ़ाई करनी है वो आपको डेडिकेट होकर खुद ही करनी है। ठीक है, आपकी तैयारी कोई नहीं करवा सकता सिवाय आपकी, तो आप अच्छे से पढ़िए, आपका सिलेक्शन जरूर होगा। चलिए अपने टॉपिक पर आते हैं। टॉपिक हमारा था अकबर को जो उपहार स्वरूप जो मिली थी वो पुस्तक थी रंजमनामा। कौन थी? रंजमनामा। फारसी में अनुवाद हुआ था इसका। इसमें चित्र हमें कितने देखने को मिलते थे? 169 चित्र देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पर यशोधरा चरित्रम जो है ये 47 जो यहाँ पर बनाई गई है, चित्र बनाए गए होंगे 47 यशोधरा चरित्रम में। ठीक है, यहाँ पर जो आमेर की क्षत्रियाँ हैं चित्रित हुई हैं, क्या हुई हैं? आमेर की जो क्षत्रियाँ यहाँ पर चित्रित हुई हैं, जयपुर शैली के आरंभिक चित्र हैं यहाँ पर। ठीक है, आगे आ जाते हैं हम यहाँ पर अकबर से फिर आ जाता है मोहम्मद शाह रंगीला, शासक बनता है, फिर जवाई जयसिंह द्वितीय बैठते हैं और ये यहाँ पर जाती है। ये जो चित्र, ये रंजमनामा है, रंजमनामा मोहम्मद शाह रंगीला के पास, रंगीला से पहुँचती है जयसिंह के पास, जयसिंह फिर ये कौन सी है पुस्तक? रंजमनामा।
ये डिटेल खास हमारे लिए ज़रूरी नहीं है। आगे चलते हैं। आगे है हमारी जयपुर सिटी पैलेस। जयपुर सिटी पैलेस क्या है? सवाई मानसिंह द्वितीय संग्रहालय में रखी हुई है। मिर्जा जयसिंह प्रथम आमेर की कला का स्वर्णकाल इसे माना जाता है। जयसिंह के समय में आमेर की कला को स्वर्णकाल माना जाता है। सवाई जयसिंह द्वितीय जो है शिकार खेलने के शौकीन थे बहुत ही, ठीक है। इन्होंने ही जयपुर बसाया था। नई शैली जयपुर शैली इन्होंने ही शुरू की थी। किन्होंने की है? तो जयसिंह ने। और जयपुर शहर किसने बसाया है? तो जयसिंह ने बसाया है, ठीक है। तो जयनगर बसाया है। डिज़ाइन किसने किया था? भट्टाचारी ने सॉरी भट्टाचारी ने डिज़ाइन किया। किसने किया है? भट्टाचारी ने डिज़ाइन किया है। और बसाया कौन सा शहर है? जयपुर शहर बसाया था। अब आ जाते हैं हम जयपुर शैली पे। जयपुर शैली जो है हमारी, जयपुर शैली सर्वाधिक मुगल प्रभाव यहाँ पर दिखाई देता है और जयपुर में सबसे ज़्यादा है। जयपुर का पहला है और दूसरा आ जाता है हमारा बीकानेर पे, ठीक है। तो जयपुर शैली जो है जयपुर नगर के नाम से जाना जाता है। तो जयपुर नगर था, फिर जयपुर शहर है। यहाँ पर जो सवाई जयसिंह द्वितीय ने ये शहर बसाया था, बहुत ही अच्छे शासक थे और ये ज्योतिष भी थे और इसके साथ साथ ये गणितज्ञ भी थे, ठीक है। और इस जो नगर की स्थापना हुई है कब हुई है? तो वो हुई है 18 नवंबर 1727 में हुई है। 18 नवंबर 1727 में हुई है, ठीक है। वास्तुकार विद्याधर भट्टाचार्य थे। डिज़ाइन किसने किया था? वास्तुकार विद्याधर भट्टाचार्य थे, ठीक है। अब आ जाते हैं यहाँ पर, थोड़ा सा कंजेस्टेड हो रहा है, ठीक है। मैं पढ़ूंगी, अच्छे से देखिएगा, समझ में आ जाएगा। जयपुर चित्रकारों का प्रिय विषय क्या रहा है? जयपुर चित्रकारों का जो प्रिय विषय रहा है बिहारी सस्से। लिखा किसने है? बिहारी लाल ने। किसके द्वारा लिखा गया है? बिहारी लाल के द्वारा लिखा गया है। जयपुर को पिंक सिटी के नाम से भी जाना जाता है। गुलाबी नगरी क्यों कहा जाता है गुलाबी नगरी? कि जब एलिजाबेथ आई थी यहाँ पर घूमने अपने बच्चे के साथ में, लड़का था उनका, उन्होंने जब इसे देखा तो वो सभी जगह राजा ने गुलाबी रंग करवा रखा था। तो एक तरीके से ये आतिथ्य का प्रतीक था, ठीक है। तो जब इसने गुलाबी देखा रंग तो इसने कह दिया इसको पिंक सिटी, ठीक है। तो इस तरीके से इसका नाम पड़ जाता है पिंक सिटी। आगे आ जाता है जयपुर फ्रेस्को। जयपुर फ्रेस्को जो है यूरोपीय शैली। यहाँ पर फ्रेस्को ब्यूनो टेक्निक और फ्रेस्को दोनों है। जो फ्रेस्को ब्यूनो टेक्निक है वो जयपुर की आराइश पद्धति है, मतलब गीली भित्ति पर की जाने वाली पद्धति है। और जयपुर फ्रेस्को इटालियन फ्रेस्को के समान है। चमक लाने के लिए हम क्या करते हैं? अकीक पत्थर की कुटाई करते हैं। वन स्थली विद्यापीठ में आज भी सिखाई जाती है। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो जयपुर फ्रेस्को टेक्निक है वो वन स्थली विद्यापीठ में सिखाया जाता है, इसमें सिखाई जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट आ जाते हैं आदमकद पर। आदमकद पोर्ट्रेट जो होते हैं वो साहिब राम के समय में बनाए जाते थे। आदमकद में राजा एक टेक लगाकर खड़े होते थे, उस तरीके का जो चित्र बनाया जाता था वो आदमकद पोर्ट्रेट कहलाता था, जिसमें माहिर थे साहिब राम। नेक्स्ट आ जाती है मीनाकारी कला। जो है मीनाकारी कला है, कुदर सिंह प्रसिद्ध थे मीनाकारी कला करने में। जंतर मंतर जो है वेधशाला है। क्या है? एक वेधशाला है जंतर मंतर। थोड़ा मैं जूम करती हूँ फिर समझ आएगा, ठीक है, बस इतना ही हो पाएगा। चलिए यहाँ आ जाते हैं। जंतर मंतर जो है ये एक वेधशाला है, सवाई जयसिंह द्वितीय ने बनवाई है। कहाँ कितनी जगह बनवाई थी इसने? 5 जगह बनाई थी। कहाँ कहाँ पर? जयपुर, दिल्ली, मथुरा, उज्जैन और बनारस। जो सबसे प्रसिद्ध है जयपुर में खुद थे रहते, तो जयपुर का ही काम बहुत अच्छा करवाएंगे। इंसान वहीं ज़्यादा अच्छा काम करवाता है जहाँ वो रह रहा होता है। जयपुर का है जो जयपुर जो है यहाँ पर प्रसिद्ध और बहुत ही सुंदर है। विश्व धरोहर में इसे शामिल कर लिया गया। कब किया गया? 1 अगस्त 2010 को विश्व धरोहर में शामिल कर लिया गया है। और ब्लू पॉटरी के नाम से भी जाना जाता है। कृपाल सिंह शेखावत जो थे, ठीक है, यहाँ के आर्टिस्ट थे। नेक्स्ट आ जाता है पूर्व का राफेल। किसे कहा जाता है? जयपुर को। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्या है हमारा, ये इंपॉर्टेंट है। जयपुर कला विद्यालय जो है 1957 में हुंडरी मदरसा नाम से सवाई राम सिंह ने शुरू किया था, ठीक है। सवाई माधो सिंह कागज़ का कारखाना इन्होंने चलाया है। माधोरी कागज़ भी है। सवाई ईश्वरी प्रसाद सिटी पैलेस स्टाइल साहिब राम यहाँ के बेस्ट कलाकार थे। सवाई प्रताप सिंह है जयपुर शैली का स्वर्णकाल ये मानते हैं। इनके समय का था, मानते नहीं थे, इस समय का है। सवाई प्रताप सिंह के समय जयपुर शैली का स्वर्णकाल माना जाता है। वैष्णव भक्त जो है कृष्ण भक्त, ये कृष्ण भक्त से थे। कभी कभी ये मनोरंजन करने के लिए सिंपल वेशभूषा धारण करके एक कहते हैं राम, वो क्या कहते हैं, रासलीला कर लिया करते थे, ठीक है। आगे है हवा महल। जो हवा महल है
5 मंजिल का है। कितना है? 5 मंजिल का। खिड़कियाँ पूछी जाती हैं कितनी है? तो 953 खिड़कियाँ हैं। वास्तुकार यहाँ के कौन है? तो उस्ताद लाल चंद हैं। कौन है? उस्ताद लाल चंद है। अब यहाँ के हम चित्रकार देख लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है चित्रकार यहाँ के। साहिब राम इंपॉर्टेंट चित्रकार है। मोहम्मद लाल चंद, रामजी दास, लक्ष्मण दास, रघुनाथ गुमान। मोस्ट इंपॉर्टेंट चित्रकार यहाँ पर जाता है साहिब राम। ठीक है, तो ये आप में अच्छे से याद रखना ही रखना है, बाकी सभी को जरूर ध्यान रखिएगा, लेकिन जो साहिब राम है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जयपुर शैली के जो प्रसिद्ध चित्रकार कौन है? साहिब राम। यहाँ का जो प्रिय विषय था बिहारी सतसई है, अभी हमने आगे पढ़ा था, बिहारी सतसई है। चित्रकूट भरत मिला गुमान के द्वारा बनाया गया है। राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में रखा हुआ है। गोवर्धन चित्र सिटी पैलेस जयपुर में रखा हुआ है। रासमंडल नामक सुप्रसिद्ध चित्र किसमें है? जयपुर शैली में। चित्रित हवेलियाँ किसकी हैं? जयपुर शैली में। विशेषता क्या है? सर्वाधिक मुगलिया प्रभाव यहाँ देखने को मिलता है। चेहरे जो हैं, यहाँ पर जो चेहरे हैं, यहाँ पर चेचक के दाग दिखाई देते हैं। किसके? चेचक के दाग यहाँ पर दिखाई देते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ का जो रंग है, प्रधान रंग है हरा। प्रधान रंग कैसा है यहाँ का? हरा है। नेक्स्ट है अलवर शैली। अलवर शैली जो है, इसकी स्थापना की गई है सवाई प्रताप सिंह के द्वारा। किसकी की गई? सवाई प्रताप सिंह के द्वारा यहाँ स्थापना की गई है। और कब की गई थी? सन 1775 ईस्वी में की गई थी। कब की गई है? सन 1775 ईस्वी में की है। हाथी दांत की पटरियों पर चित्रण करता था कौन? मूलचंद। ये पूछा हुआ प्रश्न है, बहुत बार पूछा हुआ है। हाथी दांत पर चित्रण में कौन फेमस है? तो याद रखना है हमें, कौन है? मूलचंद है। शिव कुमार व डालूराम शैली चित्रण कहाँ की विशेषता है? भाई अलवर शैली की विशेषता है। आगे है कागजी टेराकोटा पेपर मेसिंग, यहाँ की टेक्निक है, मतलब पेपर बनाया जाता है कागज टेराकोटा। आगे आए थे दो कलाकार जो हैं जयपुर से अलवर आए थे। कौन कौन से जयपुर से अलवर आए थे? तो जो थे शिव कुमार और डालूराम। शिव कुमार जो थे आए थे और उसके बाद ये रिटर्न हो गए। ठीक है, नेक्स्ट जो दूसरे थे कलाकार डालूराम। डालूराम यहाँ के राजकीय चित्रकार नियुक्त हुए थे। अलवर शैली के प्राचीनतम चित्र भी इन्होंने बनाए हैं। दुर्ग में बनाए हैं शिव पार्वती भित्ति चित्र, इन्होंने चित्र चित्रित किए हैं। ठीक है, इनके फेमस रही है, यहाँ पर इन्होंने चित्र बनाए हैं। डालूराम भित्ति चित्र के लिए बहुत ही माहिर था। तो भित्ति चित्र के लिए कौन माहिर है? डालूराम। ठीक है, कहाँ का है? अलवर शैली का। आगे आ जाते हैं हम विनय सिंह। विनय सिंह के समय का यह स्वर्णकाल माना जाता है। यहाँ काफ़ी पुस्तकें चित्रित की गई हैं और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आ जाती है यहाँ पर लिपटवा चित्र, स्क्रॉल पेंटिंग, खर्रा, जैसे राजा महाराजाओं को संदेश दिए जाते थे, आपने टीवी नाटकों में देखा, वही लिपटवा चित्र यहाँ पर बताए गए हैं, उस तरीके के हैं। और यहाँ पर जो चित्रकार हैं वो हैं गुलाम मोहम्मद अली। सुलिपिकार जो है, यहाँ के जो चित्रकार हैं वो हैं गुलाम मोहम्मद अली। सुलिपिकार है आगा रजा देवली। और जिल्द साज जो थे वो नत्था सिंह थे। नत्था सिंह, यहाँ के जिल्द साज जो थे कौन थे? नत्था सिंह। नेक्स्ट है अलवर शैली के जो चित्रकार हैं, प्रमुख चित्रकार, प्रसिद्ध चित्रकार शिव कुमार थे। डालूराम, मूलचंद, साहिब राम। हाथीदांत के लिए मूलचंद है, भित्ति चित्र के लिए डालूराम है। ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट, अच्छे से याद रखिएगा। सालिग राम एक है और इसके बाद गुलाम अली है। नेक्स्ट है चनक राम। कौन है? चनक राम है। और चित्र जो है यहाँ का जो फेमस है, फेमस चित्र कौन सा है यहाँ पर? नेफ्री वादन, बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा चित्र यहाँ पर अलवर शैली का फेमस है? एक ही चित्र बहुत फेमस है, वो है नेफ्री वादन। उनरिया में क्या है? उनियारा में है जो फेमस है वो है राम लक्ष्मण हनुमान जी की जो चित्र देखते हैं हम लोग, वही वाला है। मीरबख्श के द्वारा बनाया गया था ये। और शेखावटी में भित्ति चित्रण के लिए ये प्रसिद्ध है। शेखावटी किसके लिए प्रसिद्ध है? शेखावट जो है वो भित्ति चित्रण के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट यहाँ से खत्म हो जाता है। नेक्स्ट आ जाता है मुगल काल। तो मुगल काल हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, थोड़ी सी थकान हो रही है तो आगे हम कर देंगे कवर मुगल काल को। और एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और जहाँ भी आपको अच्छा लगे वहाँ से पढ़िए, एक लिमिटेड पढ़िए, बार बार रिवीजन कीजिए और जितना हो सके प्रैक्टिस सेट लगाइए। और एक रेखा चित्र जरूर तैयार करके रखिएगा ताकि आप एक बार उसे देखें और सारी चीज़ें आपको रिकॉल हो जाएं। तो मैं आशा करती हूँ आप सभी का पेपर बहुत अच्छा होगा, दुआ भी करेंगे आपका पेपर सभी का बहुत अच्छा हो, आप सभी का सिलेक्शन जरूर हो। थैंक यू सो मच, थैंक्स एवरीवन। वीडियो सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। राम, 1 घंटा तो लग ही गया इसमें।
आगे 1 घंटा जा में लगे, 1 घंटा बा में लगे, 3 घंटा की तो है, अब नहीं लगा पाएंगे भाई।